उस वक्त जो स्टूडेंट होते थे सीएसएस पास करने वाले कस्टम को इसलिए तरजीह देते थे कि पैसा ज़्यादा था। कस्टम्स का जो कलेक्टर होता है उसके पास तो कोई बजट नहीं होता। देखिए सारा जो करप्शन है ना वो कलेक्शन साइड पे नहीं है, करप्शन है एक्सपेंडिचर साइड पे। एक कंटेनर पे कितने पैसे मिलते थे? 50 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये। ट्रू जेन्युइन डेमोक्रेटिक स्पिरिट है, हमें आपको सबको फॉलो करनी चाहिए। मैं 18th अमेंडमेंट के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं। हेल्थ की तरह का काम ये कर दे हर जगह पे तो कोई शख्स ना 8वीं 18वीं तरमीम पे बात करेगा और ना एनएफसी पे बात करेगा। ये लोग अब इस पॉइंट में आफ्टर 20 ईयर्स बीइंग इन द गवर्नमेंट कि अब ये पे बैक कर सकते हैं। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप जो है ना वो जितने मेडिकल कैंप्स हैं ना उसमें एमक्यूएम के झंडे लगवा दें। एमक्यूएम के झंडे लगवा दें मेडिकल कैंप्स में? मेडिकल के कैंप्स है तो मैंने कहा लगवा दें आप एक झंडा क्या आप 10-10 झंडे लगवा दें, मगर आप अपने वर्कर्स को कहते हैं दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ माई जॉब। एक एमक्यू अभी है कि कितने बुरे हालात में हैं, 3-3, 4-4 ग्रुप्स हैं, तो इनका कोई फ्यूचर आपको नज़र आ रहा है? देखिए अगर पीपल्स पार्टी एकोमोडेट कर ले ना उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी को, जो कि नहीं करती। आपका मेयर उर्दू स्पीकिंग है, जो जनरल सेक्रेटरी सूबे का वो आपका नहीं, देखें वो बहुत सारे लोग और भी हैं। वो देखें वो तो 4, 5, 6, 8, 10 लोग हैं, वो तो हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पे नीचे नौकरियां दे देना बच्चों को, सिर्फ हम ज़्यादा कोई चीज़ थोड़ी मांग रहे। लोग ड्राइवर की भी जॉब नहीं देंगे तो फिर तो ग्रीवेंस रहेगा। कोई नया लीडर आएगा, कोई नया बच्चा आएगा, फिर हेड ऑन होगा, फिर क्लैश होगा। मुर्तज़ा अब्बास साहब की परफॉर्मेंस को कैसे देख रहे हैं? मेयर अगर मुस्तफ़ा कमाल कामयाब हुआ था तो वो मुस्तफ़ा कमाल की कमालियत नहीं थी, उसमें पूरी उसकी ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ थी। अगर आज जरदारी साहब हमारे जो प्रेसिडेंट हैं या बिलावल साहब एक टास्क को दे देना कि भाई मेयर साहब ये काम 3 महीने में होना है, बस नहीं होगा तो तुम्हें हटा देंगे, बस फिर देखें आप पूर्तियाँ। आप कह रहे हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को बंद कर देना चाहिए। ये बल्दियाती इख्तियार है, ये केएमसी का काम है। आपने कोर फंक्शन ही ले लिया उससे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बना ली। सॉलिड वेस्ट से एनर्जी बनती है, फ्रॉम सॉलिड टू वेस्ट एनर्जी। पूरी दुनिया में यही है। हाँ, और ये इसका कंसेप्ट है, ये इसका कंसेप्ट है। यहाँ क्या है? यहाँ पे है कि फ्रॉम सॉलिड टू डॉलर टू धर्म और टू गोल्ड और सिल्वर बार, बस ये एनर्जी नहीं बनती, वेल्थ बनती। वाटर बोर्ड वाले कराची को पानी दे पा रहे हैं? पानी एक्स्ट्रा है कराची में, तो वो एक्स्ट्रा पानी कहाँ जा रहा है? वो पानी के टैंकरों में जा रहा है। हाइड्रेंट्स आप पेट्रोल पंप लगा लें और हाइड्रेट लगा लें। पेट्रोल पंप आपको 10 लाख की इनकम देगा और वाटर हाइड्रेट आपको है ना 10 करोड़ की देगा। अच्छा, K4 एक मंसूबा है और S3 मंसूबा है जो कि मैंने नौकरी शुरू की और ख़त्म भी कर दी, रिटायर भी हो गया, 7 साल और ऊपर भी गुजर गए, और वो S3, S4, K4 सब सुन रहे हैं और सुनते ही रहेंगे। हम इस दुनिया से चले जाएंगे, ये इसका कुछ नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर मंसूरनामा में वेलकम। आज जो मेरे पास शख्सियत तशरीफ़ लेके आए वो पढ़ी लिखी फैमिली है हैदराबाद की, पॉलिटिक्स में भी उनकी फैमिली रही है और दर्स व तदरीस से भी ताल्लुक़ है, लेकिन उनके बच्चे जो हैं फिर सिविल सर्वेंट में आ गए। उनके एक शहज़ादे जो है हमारे पास आ जाए, वो काफ़ी अच्छे नामवर अफसर भी रहे हैं और पॉलिटिक्स भी उन्होंने शुरू की, आजकल वकालत भी कर रहे हैं। डॉक्टर शोहाब इमाम साहब। डॉक्टर साहब सिंधी में भलीकार और वेलकम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा आया। हाँ शोहाब भाई, ये बताएं कि जो आपकी फैमिली है, वालिद साहब वो मेरे ख़्याल में कि प्रोफेसर थे और आपके नाना जो हैं वो पॉलिटिक्स में थे, कोई एमएनए शमएनए भी रहे, तो थोड़ा फैमिली के बारे में बताएं कि आप बेसिकली हैदराबाद से हैं? जी, हम हिजरत करके हिंदुस्तान से आए हैं हैदराबाद में, और ननियाल और ददियाल दोनों। जो मेरे ताया थे वो ऑलरेडी यहाँ पोस्टेड थे, सिविल सर्विस में थे बड़े। तो हमारे वालिद साहब तो 8-9 साल के थे जब पाकिस्तान आए, तो वो लोग तो अंग्रेज़ों के साथ काम करते थे ना, तो सरकार में थे, तो जहाज़ में आए और प्रॉपर तरीके से आए। नाना वाले जो हैं वो आए अलवर से, रियासत अलवर से, जो राजपुताना का था, और इन मास आए वो लोग। तो अपने साथ वो अपना मैंडेट साथ लेकर आए, और 1970 के इलेक्शन में जो पहले जमहूरी इलेक्शन हुआ उसमें मौलाना मोहम्मद अली रिजवी साहब हैदराबाद से, जो 2 सीटें हैं हैदराबाद लतीफ़ाबाद,
तो वो मौलाना वसीम अदर नदवी साहब को हरा के वो MNA बने। नदवी साहब बहुत बड़े नाम थे हैदराबाद के उस ज़माने में। हाँ, वो बाद में उनका नाम बना, उससे पहले तो हमारे नाना थे ना, और आलिम दीन थे बहुत बड़े, जिनमें थे उलमा पाकिस्तान के। और उनकी जो तरबियत है, और वो हज़रत अहमद रज़ा बरेलवी के साहबजादे जो खलीफा थे, जो बेटे थे, उनकी उसमें सुपरविज़न में हुई थी। और बहुत बड़े आलिम थे। और असम्बली में 1970 वाली उसमें ख़त्म नबूवत की जो तहरीक है वो हैदराबाद से MNA थे, उन्होंने पेश की थी। और 2008 में उनका विसाल हुआ। हैदराबाद में ही रहे सारी ज़िंदगी, और पूरा शहर बंद था, और उनसे बड़ा जनाजा मैंने नहीं देखा अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो पॉलिटिक्स में तो आप ये नहीं कह सकते, मगर एक रिलीजियस लीडर थे, और बहुत बड़े आलिम दीन थे। और उनका फैज़ जो है वो आज भी हमारे पास है, और पूरे शहर पे है अल्हम्दुलिल्लाह। और सखी वहाब की दरगाह में मदफून है वो। तो और वालिद साहब जो है मेरे, उन्होंने PhD किया, स्कॉलरशिप पे गए थे, असेंबली के गोल्ड मेडलिस्ट थे। और लंदन से PhD किया, पोस्ट डॉक्टरेट किया ट्रस्ट से, और वापस आके उन्होंने सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों में, और फिर चूँकि वो इंजीनियरिंग साइड पे थे, तो जब मेहरान बनी तो वो मेहरान शिफ्ट हो गए। तो मैंने उनसे एक दफ़ा पूछा कि आपने PhD किया, लंदन गए, और फिर आप दोबारा पाकिस्तान आए, और वो भी जामशोरों चले गए। तो उन्होंने कहा जिन लोगों ने मुझे भेजा था स्कॉलरशिप पे, ज़ाहिर मैं उन्हीं का करूँगा ना। तो 1998 में रिटायर होके वो वहाँ से निकले जामशोरों से। अच्छा, उन्होंने कहीं पे भी बीच में 2-4 साल के लिए गए थे। जामशोरों की जो हवाएं हैं वो लोगों को घेर लेते हैं, तो इस ये वजह तो नहीं थी कि उन्होंने इतना इन पे असर छोड़ा था कि वो जामशोरों छोड़ना ही नहीं चाहते? जामशोरों से वो बहुत कंफर्टेबल थे। डिसिप्लिनरी कमेटी के 20 साल वो रहे चेयरमैन। बहुत से जो हैं वो खड़ताली जो है उन्होंने रेस्टिगेट किए, बड़ी इज़्ज़त करते थे उनकी, और किसी किस्म की उनको कोई परेशानी दुश्वारी नहीं हुई। 69, 70, 71 में जो थोड़े बहुत हालात ख़राब थे, तो उस वक्त वो पाकिस्तान में थे ही नहीं, अपने पोस्ट डॉक्टरेट के लिए इटली गए हुए थे। और फिर जो टर्मोल के 2-4 साल थे, तो उन दिनों में वो थे नहीं। और उसके बाद 20-25 साल वो जामशोरों में रहे अल्हम्दुलिल्लाह। मेहरान यूनिवर्सिटी में आपको जो सिंधी ब्यूरोक्रेसी नज़र आती है, वो सब हमारे वालिद साहब ने वो पौधा लगाया। इंग्लिश सेंटर उन्होंने इस्टेब्लिश किया माशाल्लाह। मेहरान यूनिवर्सिटी में, शाम की उसमें डायरेक्टर थे वो उसके। और उन्होंने CSS कॉर्नर बनाया उस वक्त। उन्होंने जो है अपना पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ मेहरान में शुरू की, और एडिटोरियल उन्होंने वहाँ से स्टार्ट किया। फिर कॉलेज होता था मेहरान यूनिवर्सिटी का नवाबशाह में, उसको वो सुपरवाइज़ करते थे। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इस्टेब्लिश की। कुछ नाम शेयर करेंगे कि जो वालिद साहब की बदौलत CSS के बड़े नामवर अफसर बन गए हों? देखिए, एक याकूब माको साहब हैं जो कस्टम के हैं। जी, कस्टम्स के हैं। और आपके शकील मंगड़े जो हैं, शकील मंगली साहब। और आपके लगातादाद उनके शागिर्द हैं। और फ़िदा मस्तोई हैं, और बहुत सारे हैं। जब इस वन ऑफ तो अब नहीं, मगर वो फयाज़ लगारी साहब थे जो DG नैब थे, वो मस्जिद में मुझे मिले, तो उन्होंने कहा कि वो बाबा के साथ बैठ गए और कहा कि आप छोड़ दें, मैं इनको गाड़ी में बिठाऊँगा, हमें खिदमत का मौका दें। तो लाखों की तादाद में उनके शागिर्द थे। अच्छा, फिर सिविल सर्वेंट में आप दोनों भाइयों का जाना इस वजह से हुआ कि वालिद साहब ने नहीं, वालिद साहब ने हमें कभी नहीं कहा, ना उन्होंने ये कहा कि ये पढ़ो, ना उन्होंने ये कहा। मुझे तो दाखिल कराने मेरे मामू गए थे पब्लिक स्कूल हैदराबाद में, और मेरे वालिद साहब कभी स्कूल नहीं आए। और बड़े भाई को लेके गए थे वो सेंट बोनावेंचर, उनका वो टेस्ट कराया था। मैं छोटा था भाई से 4-5 साल, तो हम लतीफ़ाबाद में रहते थे। तो उन्होंने कहा कि ये स्कूल जो घर के करीब है उसमें जाए। तो हमारी ऊपर जो सख्ती जो की ना, वो हमारी वालदा ने की, क्योंकि हैदराबाद में हॉकी खेली जाती थी शाम में। तो मगरिब के बाद हम हॉकी खेल के बैठ जाते थे ग्राउंड पे, तो दूर से हमें नज़र आता था एक चादर ओढ़ के एक खातून आ रही है, हाथ में वो कपड़े धोने का एक डंडा होता था, वो होता था। तो फिर हम दौड़ लगाते थे। फिर तो डंडे खाए भी या सिर्फ वो बड़े भाई को पढ़ते थे, ज़ाहिर है वो बड़े थे, तो उनको कि भाई तुम क्यों नहीं टाइम पर आए। मगरिब के बाद कोई अलाउड नहीं था। तो काफ़ी सख्ती जो की पढ़ाई लिखाई में वो वालदा की थी। ज़ाहिर है अब्बा से ही डराती थी वो हमें। और वालिद साहब ने ये कभी मुझे ये कहा था कि आप इंजीनियरिंग करो, और ये मिलीनियम बग आ रहा है, और उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा, अमेरिका से मास्टर्स कर आओ। मगर बड़े भाई ने कह दिया कान में कि भाई आपने प्री मेडिकल लिखना है, डॉक्टर बनना है। इसी तरह जब मैं डॉक्टर बना, अच्छे स्टूडेंट थे हम दोनों भाई,
मैं तो लियाकत मेडिकल कॉलेज से ट्रांसफ़र लेके यहाँ सिंध मेडिकल कॉलेज आ गया था। तो हम 3 भाई हैं, तीनों भाई डॉक्टर हैं और तीनों डिफरेंट कॉलेजेस से बने हुए। बड़े वाले लियाकत के हैं, मैं एसएमसी का हूँ, छोटा डाव का है, और वो डाव वाला भी मैसेच्यूसेट में है और फैमिली लॉ प्रैक्टिस करता है 2003 से। तो उसके बाद जब मैंने मेडिसिन किया तो भाई उस वक्त तक सीएसएस कर चुके थे और मुझे सीएसएस का कुछ भी नहीं पता था, चूँकि मैं कराची में था और कराची में कोई माहौल नहीं था यहाँ सीएसएस वगैरह का। हैदराबाद में तो था वो उस वक्त, तो ये अपना साजिद यूसुफानी उनके भाई के दोस्त होते थे, अब वो सीएसएस कर रहे थे, फिर वो सीएसएस किया उन्होंने, फिर उनके भाई माजिद यूसुफानी ने किया, वो बड़े भाई के दोस्त थे, और फिर जुल्फ़कार शलवानी, इफ्तिकार शलवानी, फिर ये नजफ़ कुली मिर्ज़ा, और फिर आपके पुलिस में एक और थे अपना वलीउल्लाह दल, और उसके बाद फिर ये आपके जमशेद काजी, और मतलब पूरा एक माहौल था उधर सीएसएस का। जो मुझसे जो सीनियर थे ये 4-5 साल, ये आगा अंसर, तो फिरोज जिनेजो, तो ये हैदराबाद में एक माहौल था। तो मैं चूँकि हैदराबाद से आ गया था 1986 में, तो मुझे वो सीएसएस वाले माहौल का कुछ भी नहीं पता था। हम तो यहाँ अपनी दंगा डॉक्टरी में लग गए, डॉक्टरी और दंगा मस्ती और जो कॉलेज की पॉलिटिक्स में और उसमें थे। तो उस वजह से फिर जब भाई ने कहा कि सीएसएस करो, और फिर मैं मेडिकल ऑफिसर हो गया था 93 में, तो मेरी पोस्टिंग फिर हैदराबाद में ही हो गई थी, लतीफ़ाबाद की डिस्पेंसरी में। घर आ गया था मैं दोबारा। अच्छा। तो फिर सारी चीज़ें सीएसएस की तैयारी पहले अटेम्प्ट में तो कोई भी नहीं की, बगैर पढ़े किया था, मगर हो गए थे पास, ओएमजी में आ गए थे। अच्छा शोएब साहब, कुछ बच्चे जो होते हैं बचपन बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं। आपके लिए अभी आपके दोस्त कहते हैं कि जब शोएब साहब नहीं है जिस कंपनी में, महफिल में, तो मज़ा ही नहीं होता, कोई शरारत नहीं करता। तो बचपन में भी ये आप शरीर थे? अब मैं वीटी था, बहुत वीटी था, और चूँकि मैं बचपन में भी ऐसी मोटा ताज़ा था, तो उसमें ये होता था कि जैसे महल्ले में किसी की पिटाई वगैरह लगवानी है या कोई लड़ाई करनी है तो बच्चे मुझे लेके जाते थे। तो उसका ये होता था कि या तो मैं एक कोन खाता था कि भाई पहले कोन ला के दो, या मैं 2 रुपये लेता था उसको। तो मतलब फिर आप किराए पे ये काम करते थे? और तो कि भाई बचपन में? हाँ, हाँ, और विटी बहुत था मैं। हाँ, बहुत, मतलब बोलने में, और मगर पढ़ने में भी बहुत अच्छा था। खुद भी मार खाई होगी ना? नहीं, कभी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफ़ा पिट सकता था मगर मैं बच गया था उसमें, कि वो हमने हॉकी में जाके, हमारी लड़ाइयाँ होती थी गेम्स में, स्पोर्ट्स में होती थी, वैसे नहीं लड़ते थे हम जैसे, और ज़्यादातर हॉकी में होती थी कि या क्रिकेट में कि आउट हो गए तो नहीं मान रहे, तो फिर वो लड़ाई हो जाती थी। तो इसी तरह एक हॉकी मैच में लड़ाई हो गई और उसमें हमने एक लड़की की पिटाई कर दी, तो वो फिर अपने बड़े भाई को लेकर आ गया हमारे महल्ले में। तो उसने आके, भाई ने मुझे पकड़ा पीछे से, बड़े वाले ने या छोटे ने। तो उसी वक्त हमारे जो आफ्ताब भाई बड़े वाले ना, वो कहीं से जो है ना, वो होता ही था कि हमारी कुछ ज़मीनें थी, तो वो अनाज आता था, तो वो अनाज साइकिल पे रख के जाते थे चक्की पे और उसका आटा बनवा के लाते थे। तो उसी वक्त भाई जो है ना वो आटा बनवा के ला रहे थे, तो उन्होंने साइकिल से छलांग लगाई और उसको जो है ना, उस लड़के को जो मुझे अभी मुक्का लगाने ही वाला था, उसको काबू किया। तो बस मैं छूट गया। तो फिर तो फाइटर तो हम दोनों थे। तो ये फाइटिंग उस चक्की के आटे की बदौलत थी? नहीं, वो हॉकी पे ही लड़ाई हुई थी ना। अक्सर लोग कहते हैं ना, कौन सी चक्की का आटा खाते हो, हमें भी ज़रा बताएं। नहीं, वो हमारी जो ज़मीनें थी ना, वहाँ से वो आता था अनाज, तो वो बोरियां आती थी, तो वो फिर अम्मी 20 किलो के, मुझे नहीं पता, बड़े भाई देखते थे उस चीज़ को, तो वो आटा, अनाज को हम आटा बनाते थे। तो अच्छा। हमने वो मजबूत अनाज खाया हुआ है दोनों भाइयों ने, खाया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये डॉक्टरी से बेवफाई करके फिर सीएसएस की तरफ आ गए। कस्टम की तरफ आपने चॉइस लिखी थी या एलोकेशन कस्टम में हुई? फिर नहीं, एलोकेशन मेरी कस्टम्स में हुई थी। अच्छा। एलोकेशन मेरी कस्टम्स में हुई थी और मेरे सेकंड अटैम्प्ट में मुझे कस्टम्स मिला था। और बस जहाँ पे किस्मत थी, हालांकि उन्होंने ड्यूरिंग इंटरव्यू मुझे कहा था कि आप अपनी वो चेंज कर दें, ऑप्शन डीएमजी लिख दें, ये मुझे ऑप्शन उन्होंने कही थी। और फिर बाद में इंटरव्यू के मुझे कहा कि आप दोबारा आएँ और सोच लें। तो उसमें पर मैंने कहा कि नहीं, मुझे जो है वो कस्टम्स मेरी जो है ना डीएमजी से ऊपर थी, पुलिस, कस्टम्स एंड देन डीएमजी, इस तरह का था। क्योंकि डेवोल्यूशन का वो था, तो वो पैनल ये चाह रहा था कि मैं डीएमजी लिख। अच्छा, जो डीएमजी पीएसपी हैं वो कहते हैं कि उस वक्त जो स्टूडेंट होते थे सीएसएस पास करने वाले, कस्टम को इसलिए तरजीह देते थे कि पैसा ज़्यादा था, यहाँ जो है मगजमारी ज़्यादा होती थी, टेंशन ज़्यादा पुलिस डीएमजी में। नहीं, ये बात सही है उनकी? नहीं, देखें, पैसा तो है ही डीएमजी में ज़्यादा, और लेकिन उस ज़माने में तो बजट नहीं था। उस ज़माने में भी नहीं था।
उस ज़माने में भी नहीं था। हमारे ऊपर तो मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा है। और कस्टम्स में ये जो है पैसे वाली जो बात लोग करते हैं वो ये है कि स्पीड मनी का एक कंसेप्ट है उधर, और उसमें ये होता है कि भाई जल्दी करने के 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये मिलते हैं। वो कंटेनर इतने ज़्यादा होते हैं कि वो हर आदमी को 20-20, 30-30 हज़ार रुपये दिन के मिल जाते हैं। बाकी ये आप नहीं कह सकते कि कस्टम्स वाला जो है वो कोई 2 नंबर काम करके कंटेनर निकाल रहा है, पोर्ट को आज़ाद कर दिया। चूँकि पोर्ट पे 6-7 एजेंसीज़ होती हैं, कस्टम इंटेलिजेंस होती है, फिर उस कलेक्ट्रेट की अपनी एजेंसी होती है, फिर नेवल एजेंसी होती है, और बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे जो बेहतर नौकरी है ना, मैं आज भी ये कहता हूँ, कस्टम्स में डीएमजी का भी कलर है, और पुलिस का भी कलर है, और असेसिंग ऑफिसर का भी है, और टैक्स का ऑफिसर का भी है। ये 3-4 सर्विसेज का कॉम्बिनेशन है। अगर कोई पढ़ा लिखा बच्चा हो, कोई की अंडरस्टैंडिंग हो, तो मैं ये समझता हूँ कि वो मेरी तरह उसको ऑप्ट करेगा कस्टम्स को। आप मजिस्ट्रेट भी हैं, आप पुलिस ऑफिसर भी हैं, एंटी स्मगलिंग ऑफिसर भी हैं, आप असेसिंग ऑफिसर भी हैं, आप टेक्निकल ऑफिसर भी हैं। पैसे की जो लूटमार है वो सर्विस के हिसाब से सबसे खुल ज़्यादा के बताएं शाह साहब, हाँ, खुल के बताएं। वो डीएमजी और पुलिस में है। पुलिस में ज़्यादा है। हाँ, इनमें ज़्यादा है ना, इनका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा होता है ना। मतलब मैं एसीडीसी की बात नहीं कर रहा ना, मैं मतलब ग्रेड 20 एंड अबव की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे वो जो पोर्टफोलियो है वो किसी भी डिपार्टमेंट का, आप प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर हो, कस्टम्स का जो कलेक्टर होता है, उसके पास तो कोई बजट नहीं होता। देखिए, सारा जो करप्शन है ना वो कलेक्शन साइड पे नहीं है, करप्शन है एक्सपेंडिचर साइड पे। डे 1 से मेरा ये मानना है, जो आके ये डीएमजी अफसरान जो हैं वो बन जाते हैं बड़े फाइनेंशियल एनालिस्ट, आके अकाउंटिंग की बात करते हैं, फाइनेंस की बात करते हैं, तकरीरें कर रहे होते हैं, K4 की बात कर रहे होते हैं, इसकी बात कर रहे होते हैं, नौकरी में या नौकरी के बाद। भाई, आपकी क्या एक्सपर्टीज़ है? आपने नौकरी की है, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना आता है, आपको अकाउंटिंग का सब्जेक्ट का कोई इम्तहान दिया है, कोई टेक्निकल नो हाउ है, कोई चेयरमैन एफबीआर बन जाता है, कोई सेक्रेटरी फाइनेंस बन जाता है? भाई कुछ नहीं आता। ऐसे कैसे होगा शाह भाई? ऐसे हो रहा है आज भी। जो लोग लगे हुए हैं उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड देख लें। ठीक है, मैं डॉक्टर था, ठीक है, डॉक्टर था, उसके बाद मैंने इम्तहान दिए ना, मैंने ट्रेनिंग की 11 महीने, अकाउंटिंग का इम्तहान दिया, फाइनेंशियल रूल्स का इम्तहान दिया, डिग्री हुई, उसके बाद फिर फाइनल पासिंग आउट हुई, फिर हैंड्स ऑन किए, फिर मुझे एफबीआर ने बाहर ट्रेनिंग पे भेजा, कोर्सेज कराए, कैपेसिटी बिल्डिंग कराई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिखाए, कंप्यूटर सिखाया। एक चीज़ हमने बार बार पढ़ी ना, ये सारी चीज़ें दूसरों को भी तो सिखाया जाता है, बाहर भेजा जाता है। वो उनका अपना रेवेन्यू, जैसे कोई पुलिस ऑफिसर है तो वो अपनी पुलिसिंग सीखेगा, रेवेन्यू का अफसर रेवेन्यू का काम सीखेगा, अकाउंटिंग का अफसर अकाउंटिंग सीखेगा, फॉरेन सर्विस का डिप्लोमेसी सीखेगा, इसी तरह इन्फॉर्मेशन वाला इन्फॉर्मेशन का सीखेगा, पोस्टल वाला पोस्टल का सीखेगा। अब आप पोस्टल वाले को बोलो नहीं, तुम अपनी जॉब छोड़ो, और एफबीआर के 2500 अफसरान जो कि नालायक हैं, बिल्कुल फारिग हैं, जिनको काम नहीं आता, आप उनके चेयरमैन बन जाओ, आप जाएँ फाइनेंस सेक्रेटरी बन जाओ, आप कॉमर्स सेक्रेटरी बन जाओ। कॉमर्स एंड ट्रेड एक ग्रुप है पूरा, ठीक है, वो ट्रेनिंग होती है उनकी, बाहर फॉरेन पोस्टिंग होती है, 3 महीने बाहर, 3 साल बाहर रहते हैं, फिर आते हैं, फिर बाहर जाते हैं, फिर आते हैं, लोगों से इंटरेक्शन होता है, एक इंट्रो होता है, फला मुल्क का आदमी, फला मुल्क का आदमी। आपने सेक्रेटरी कॉमर्स ला के ना डीएमजी का लगा देते हैं, और उसका जो ऑफिसर है भले ग्रेड 22 का हो, वो नहीं लगता। हमारा बैचमेट राफे बशीर शाह ग्रेड 22 में सबसे पहले गया, बेहतरीन ख़ानदानी आदमी है, कॉम्पिटेंट है, पढ़ा लिखा है, मेहरान यूनिवर्सिटी का, ये भी पावा का शागिर्द है, वो टीसीपी का चेयरमैन है, कराची में बैठा हुआ है, और सेक्रेटरी कॉमर्स भी हमारा बैचमेट है, बहुत काबिल आदमी है, बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, मगर ही इज़ नॉट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है उसने, और डीएमजी अफसर है। जाए रेवेन्यू के बारे में बात करे, एडमिनिस्ट्रेशन लोकल गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की किस तरह से करनी है उसकी बात करे, किस तरह हाउसिंग स्कीम्स बननी है उसकी बात करे, मगर आप कॉमर्स की बात कर रहे हैं, आप ट्रेड की बात कर रहे हैं। मैंने बीच में एक जुमला आपका सुना, आपने कहा कि कस्टम ऐसे नहीं है कि वो जो है ना पूरा पोर्ट खाली कर दे, लेकिन जो कंटेनर की आपने बात की कि कंटेनर पे पैसे मिलते थे, उस ज़माने में एक कंटेनर पे कितने पैसे मिलते थे? 50 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, आज भी यही रेट है। ऐसे कैसे होगा 50-20 रुपये का? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं देखिए, मैं आपको, आप मुझे जानते हैं, मैं झूठ नहीं बोलता। अगर इसमें गड़बड़ ये लोग कर रहे होते हैं, मैं उनको बचाने के लिए, मैं देखें, काली भेड़ें तो हर जगह होती हैं, दूध से तो कोई भी नहाया हुआ नहीं है, अजीब व गरीब लोग भी होते हैं।
मगर बाई एंड लार्ज हम बात करें ना, मेजॉरिटी की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि बहुत खुशहाली होती है कस्टम के अफसरान के पास। गाड़ियाँ वाड़ियाँ इनके पास होती हैं, चूँकि गाड़ियाँ ये कॉन्फिस्केट करते हैं, ये है तो नज़र आता है, शोशा नज़र आती है उन्हें। अदरवाइज बेचारों के ना जो डब्बे हैं ना वो खाली होते हैं बेचारों के, जो आटे के डब्बे हैं ना उनमें आटा नहीं होता। ये मैं आपसे सुन रहा हूँ कि आटे के डब्बे खाली है। मैं आपको बता रहा हूँ कुछ और सुनता हूँ उनके लिए। ये तो डीएमजी वालों का प्रोपेगेंडा इन बेचारों के अगेंस्ट। इनसे बेहतर इनकम टैक्स वाले हैं, कस्टम से बहुत बेहतर जो है वो इनकम टैक्स वाले हैं। ये अलग बात है कि वो अपना हाल गरीबों वाला बनाते हैं, जूते पीटी शूज़ पहनते हैं, शलवार कमीज में आते हैं और वो भी धोते नहीं है 3-3 दिन तो वो उनका कल्चर इस तरह का। अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ एफुलेंस एंड पावर सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप इस वक्त सोसाइटी में वो है इनलैंड रेवेन्यू सर्विस, सबसे पावरफुल नौकरी है। और जब ये मर्जिंग हमारी हो रही थी 2011 में, हमारी 2 सर्विसेज उधर गई है ना कस्टम्स में। अब आप ये देखें ना कि 4 टैक्सेशन हैं, 4 नौकरियां थी, एक कस्टम्स, एक सेल्स टैक्स, एक फेडरल एक्साइज ड्यूटी और एक इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स का जब महकमा था तो इनकम टैक्स वाले तो उनका इतना साल में एक रिटर्न डलता था, ऑडिट वगैरह हुआ और बिल्कुल पूरा सारा सा महकमा था। जब इन्होंने वो आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक या जो भी है इन्होंने कहा कि जी हमने अब इसको रीस्ट्रक्चरिंग करनी है और एक्सपेरिमेंटेशन है, तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का एक था, ये 3 इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं या डायरेक्ट टैक्स था, तो उन्होंने कहा जो लोकल टैक्स है ना उनको एक तरफ कर दो। तो 2011 में कस्टम से लेके सेल्स टैक्स और एफएडी दे दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और उसको बना दिया इनलैंड रेवेन्यू सर्विस, और इनके पास रह गया सिर्फ कस्टम। उस वक्त मैं तो महकमे में नहीं था, मैं तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध में डेपुटेशन पे था। तो मैंने इनको कहा अपने कस्टमर्स वालों को कि यार ये तुम लोग फारिग हो जाओगे, आप मिल के दोनों मर्ज कर लो इनकम टैक्स कस्टम की नौकरी को और पाकिस्तान रेवेन्यू सर्विस बना लो इंस्टेड ऑफ इनलैंड रेवेन्यू सर्विस। तो हमारे कुछ नादान दोस्तों ने कहा नहीं वो पोर्ट पे आके बैठ जाएंगे। तो मैंने कहा बैठ जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, पोर्ट पे तो वो बैठता है ना जिसमें दम होता है, सिफारिशी बैठता है, तो जिसमें दम होगा वो बैठ जाएगा। नहीं शोभ भाई, एक तरफ आप कह रहे हैं कि इनके डब्बे खाली हैं और फिर दूसरी तरफ बता रहे हैं कि वो डर गए कि आगे पोर्ट पे बैठ जाएंगे। वो प्राइस पोस्टिंग हमारी नादिर, जो अभी जब सिंध में भी जो ये प्रॉब्लम है ना, मतलब आप हर जगह आउटसाइडर से आप घबराते हो ना। 47 में जो आए महाजिर तो घबराए ना सिंध के लोग, तो ये एक नेचुरल है कि आप अब किसी को अननेसेसरी कोई आ रहा हो तो आप उसको वेलकम नहीं कहते हो। अमेरिका में भी तो उसने रोका हुआ है ना सारे इमिग्रेंट्स को कि भाई मत आओ। तो ये भी हमारे हमला कर रहे थे ना हमारी नौकरी पे, तो हम भी कह रहे थे मत आओ। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में था, इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं था कि कोई मतलब कमाई की जगह है। कोई आपकी प्राइस पोस्टिंग जो कहलाती है, एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पे ये होता है कि आप होते हैं तो ज़रा थोड़ा सा लोग फ़ोन कर रहे हैं यार प्रोटोकॉल कराओ, ये कराओ वो कराओ, मतलब एक आदमी सिस्टम में होता है तो वो फील गुड करता है कि भाई मतलब उसको कोई सब मुझे फ़ोन कर रहे हैं, डीएमजी वाले भी, पीएसपी वाले, सारे ग्रुप वाले, पॉलिटिशियन ये वो। तो इस वजह से वो प्राउड वाली पोस्टिंग है एयरपोर्ट की। एयरपोर्ट में ये कि प्रोटोकॉल होता है, आप 10 लोग बस लेन में गाड़ी लगा दो, लेन 2 में गाड़ी नहीं जा सकती आपकी। फिर आपको ये होता है कि वो लंबी लंबी लाइनें होती हैं इमिग्रेशन की, वो फैसिलिटेशन हो जाती है। फिर आपका जो है ना वो मतलब आप यकीन करें, मैंने अपने बच्चों की किसी भी कस्टमर वाले से पूछ सकते हैं कि मैं प्रोटोकॉल सिर्फ जो पेरेंट्स आते हैं ना, बुज़ुर्ग जो होते हैं जो व्हील चेयर पे होते हैं, या कोई किसी का खुदा न खास्ता फैमिली में गमी हो गई हो, बच्चा कहीं आ रहा है, जनाजे पे इंतज़ार है, उस सर्कमस्टांसेस में तो हम डेफिनेटली रिक्वेस्ट करते हैं कि यार देख लो भाई वो जनाजे में बच्चा आ रहा है और वो 2 दिन हो जाए, 2-2.5 दिन लग जाते हैं ना आने में, उस पर फैसिलिटेट करते हैं। या कोई किसी की अम्मा आई है, किसी के वालिद आए, बाकी नौजवान बच्चा आया है, किसी की कोई दोस्त आई है, मैं लाइन में लगाऊँ। आप एयरपोर्ट पे कितनी बार रहे और कितना ड्यूरेशन था? मैं कभी भी नहीं रहा। कभी नहीं रहे? मैं कभी नहीं, एक दफ़ा भी नहीं रहा। और इसी वजह से नहीं रहा कि मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा लोड आ जाना था, ना रह के भी बहुत लोड था। जो सीएसएस के दोस्तों की बड़ी तारीफ़ें की कि वो अकाउंट्स में, मैनेजमेंट में, बहुत सारी चीज़ों में काबिल होते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन आप 78 सालों में पाकिस्तान में हाल जो है ये तो ब्यूरोक्रेसी का की वजह से बिगड़ा नहीं है? देखिए पाकिस्तान का हाल जब पाकिस्तान के इतने बड़े दिमाग आपकी ब्यूरोक्रेसी में हो और फिर भी कोई नतीजा, ब्यूरोक्रेट्स को नहीं दे सकते इल्ज़ाम इस चीज़ का ना। इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ना, सब शामिल हैं इसमें, इनका है कसूर। और सिविल सर्विस, मैं ये कहता हूँ सिविल सर्विस इज़ ओनली डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप। इवन पुलिस वालों का भी कोई वो उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है। 2001 के बाद से जब से डेवोल्यूशन हुआ है और इनके इख्तियारात पुलिस के बढ़ गए हैं, उस वक्त तक तो अब थोड़ा सा पुलिस स्टेट हो गया पाकिस्तान पिछले 20-25 साल से, मगर पॉलिसी में पुलिस वालों का किसी भी महकमे का, सिविल सर्विस के जो 11 ग्रुप्स हैं
पॉलिसी मेकिंग में इनका ज़ीरो इनपुट होता है। ये सारा डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट या पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसरान हैं, वो उनकी तरफ से पॉलिसी बनती है। अब पॉलिसी जो है वो जो पॉलिटिकल पार्टी आती है, चाहे वो कोई भी हो, वो उनके माइंडसेट के हिसाब से, जैसे कि हमारे यहाँ डीएमजी में कहा जाता है डीएमजी नून, जो इनके लाइक माइंडेड अफसरान होते हैं, ठीक है, तो वो इनके हिसाब से जो इनका होता है, जो भी आइडियाज़ हैं उसके हिसाब से पॉलिसी बना देते हैं। भुट्टो साहब का था सोशलिज्म का, तो वो सोशलिस्ट बना दिया उन्होंने कि इस तरह से नेशनलाइजेशन। तो ये जो है ना, बॉस इज़ ऑलवेज राइट के हिसाब से चलते हैं। तो उस वजह से जो है ना वो एक्सपेरिमेंट्स होते गए इस कंट्री में, कभी सही कभी गलत। और उसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन थी जनरल अयूब की, तो उसके साथ उन्होंने कहा कि ये बनाओ। तो ये जो लाइन टो करते हैं ना अपने पॉलिटिकल बॉसेस की, उससे खराबी पैदा हो जाती है। लाइन टो करते हैं या लाइन देते हैं उनको? लाइन टो करते हैं। अगर कोई बड़ा लीडर है ना, तो वो तो अपना विजन देता है ना, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब बड़े लीडर थे, मोहतरमा बड़ी लीडर थे। तो ये तो वो लोग हैं ना जो 100 200 300 साल वाले में कभी पैदा होते हैं। ये तो वो लोग हैं जो अपना वो देते हैं कि अब ये करना है। फिर जो जुगाड़ी टाइप लोग आ जाते हैं ना, कि वो फिर उसके हिसाब से फिर वो जुगाड़ी लोग उनके साथ, जैसा बॉस वैसा उसका अफसर होता है। अच्छा शोएब साहब, आप ये बिहार की बड़ी तारीफ भी कर रहे थे, कह रहे थे कि वहाँ पर बहुत काबिल लोग बैठे हैं, लेकिन जो टैक्स का हदफ मिलता है कभी भी इन्होंने पूरा नहीं किया। इसकी क्या वजह है कि इनमें वो काबिलियत का मसला है? टेक्निकल लोग नहीं है ना। ये जो बिहार का या टैक्स कलेक्शन का जो काम है, ये इनमें इनकी एक्सपर्टीज़ है एक्सपेंडिचर की, टैक्स कलेक्शन की नहीं है। दे नो हाउ टू एक्सपेंड द मनी, हाउ टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट्स एंड हाउ टू स्क्वांडर द मनी। उसमें क्या फ़ायदा है इन लोगों का? अच्छा, हम तो डे वन से कह रहे हैं कि एक्सपेंडिचर का ही तो इशू है। अभी मैं आपके दफ्तर आया हूँ, तो ये शारा फैसल जो एक ही रोड है कराची में जो रह गई है, इसकी जो सर्विस रोड है वो ऐसा लग रहा था कच्चे में वो रोड गाड़ी चला रहा हूँ, कि कभी कोई रोड एग्जिस्ट ही नहीं करती। और बात आइलैंड आप जाएं, वहाँ पे भी गड्ढे बने हुए। और अब सुबह हम कोर्ट जाते हैं सदर से, तो पासपोर्ट ऑफिस के सामने जो है वो गड्ढे बने हुए हैं। इधर से लेफ़्ट से आप निकलो, बीओआर का दफ्तर है, गड्ढे गड्ढे बने हुए हैं। आप ये तो मैं आपको रेड जोन की बता रहा हूँ। फिर आप अगर उधर आप करीमाबाद चले जाएं, लियाकताबाद चले जाएं, नाजमाबाद चले जाएं, कोरंगी चले जाएं, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का तो बहुत बुरा हाल है। साइट में जाके देखें, जहाँ पे ट्रक चलते हैं, ट्राले इतने बड़े बड़े गड़े होते हैं, कंटेनर गिर जाते हैं लोगों की गाड़ियों पे, लोग बेचारे शहीद हो जाते हैं। कोरंगी में आप जाके देखें, रोडें बनती हैं, हम आप कहते हैं 30 ईयर्स की रोड है, वो 30 डेज में उड़ जाती है, पानी आता पीछे से और वो ख़त्म। लॉन्ग लास्टिंग रोड ही नहीं होती। आपने पूरी दुनिया घुमा है, कोई इस तरह का मुल्क है जहाँ पर रोड आप बनाते हैं 6 महीने 12 महीने में ख़त्म हो जाए? कोई आपको मिसालें नजर नहीं, मुझे कहीं नहीं। मैं कनाडा अमेरिका गया हूँ, ये दुबई गया हूँ, वहाँ तो बर्फ़ गिरती है, देखें, और बर्फ़ ख़त्म हो जाती है। इस तरह का उन्होंने केमिकल डाला हुआ होता है कि मेन रोड्स पे बर्फ़ होती ही नहीं है। अगर गलियों में आप जाएँ तो 5-5 फीट बर्फ़ गिरी हुई होती है। तो मैं तो हैरान हूँ। देखें, 18th अमेंडमेंट का जो इतना शोर मचता है, मैं इसी पे आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो 18th अमेंडमेंट की वजह से सूबों को बहुत ज़्यादा पैसा मिला, तो आपको नज़र आ रहा है कि वो पैसा जो है प्रॉपर लोगों पर खर्च हुआ है? नहीं हुआ बिल्कुल। अब देखें, 18th अमेंडमेंट वाहिद अमेंडमेंट है जो आइन के बाद 1973 में जो आइन था, वो बिल्कुल जितने भी स्टेक होल्डर थे असम्बली में, बग़ैर किसी अपोजिशन के पास हुआ था आइन। और इसी तरह 18वीं तरमीम भी यूनानिमसली पास हुई थी। बहुत अच्छी है, ऐसा ही होना चाहिए। डेवोल्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए, सूबे बाख्तियार होने चाहिए, सूबे फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को बाख्तियार करें, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को बाख्तियार करें। ये एक ट्रू जेन्युइन डेमोक्रेटिक स्पिरिट है, हमें आपको सबको फॉलो करनी चाहिए। मैं 18th अमेंडमेंट के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं, मगर 18th अमेंडमेंट के जो समरात थे वो सिवाय पॉलिटिशियंस के और उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और उनके साथ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आवाम को नहीं गया उसका समर। सारा पैसा स्क्वांडर हो गया। कितने रुपए हैं वो भी? खरबों क्या, उससे भी ज़्यादा के हैं। अब वो एक बैलेंस शीट बनाएं आप कि भाई कितने पैसे आए और उनके अगेंस्ट क्या क्या हुआ और ग्राउंड पे क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइज नहीं है, मोटी मोटी बात कि 100 रुपये आए, 100 रुपये ये इन 3 रोडों पे लगे, या इन 3 स्कूल का फर्नीचर आया, या ये दवाइयाँ दी, या ये मशीनें खरीदी। हेल्थ में तो सिंध में थोड़ा बहुत अच्छा काम हुआ है, और वो भी डॉक्टर तारिक महमूद जो आपके पेशेंट उसके थे, हम उसमें थे। हमने जाके जो है ना वो अब सुहेल राजपूत और हसन नकवी को दिखाया, फिर ये मुराद अली शाह साहब को लेकर आया, फिर मुराद। तो
वहाँ से इन्होंने जो चीज़ हम बहुत छोटे स्केल पर कर रहे थे उन्होंने उसको एक्सपेंड किया और बहुत अच्छा किया। हेल्थ की तरह का काम ये कर दें हर जगह पे तो कोई शख्स ना 18वीं तरमीम पे बात करेगा आप कह और रहे ना हैं एनएफसी पे बात करेगा। आप ये लोग अब इस पॉइंट में हैं आफ्टर 20 ईयर्स बीइंग इन द गवर्नमेंट कि अब ये पे बैक कर सकते हैं। अब ये जो है ना आम आदमी को फ़ायदा उठा सकते हैं और इनको जो है ना इतनी दुआएं मिलेंगी अगर ये पे बैक कर दें। अब ये इस पोजीशन पे हैं कि ये सोसाइटी को आने वाली जनरेशन्स को एजुकेशन सही कर दें, इंफ्रास्ट्रक्चर सही कर दें, आईटी टावर बनाएं, फाइनेंशियल सेंटर बनाएं, पोर्ट को डेवलप करें, मशीनरी बनाएं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाएं। बहुत पोटेंशियल है सिंध का। सिंध के बच्चे बहुत एंटरप्राइजिंग हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, मगर उनको जो है ना ऑफिशियल पैटर्नेज नहीं है। शोभ भाई, आपने बड़ी तारीफ़ की कि हेल्थ के सेक्टर में अच्छा काम किया है। आप सरकारी अस्पताल में जाएंगे इलाज कराने या सिंध में कोई मैंने ऐसा अभी शहर है? एमआरआई कराया है और जिना अस्पताल से करा आ रहा हूँ। चलो, जना तो एक जिना अच्छा से करवा है। करा रहा हूँ, हाँ, सरकारी से करवा करा रहा हूँ। और आज ही जब भी आपने मुझे कॉल की थी तो मैंने कहा 2 नहीं मैं 3 बजे आऊँगा, तो मैं तो सरकारी हाँ, अस्पताल जना से कराया हाँ, हूँ। लेकिन आप एडमिट होंगे वहाँ पर। जो जिस तरह के मैं जना को छोड़ के बाकी आप देखें, रेस्ट ऑफ सिंध में देखें, आपने इनके देखें कि सफाई नहीं करा सकते। आप इनके वार्ड देखें, इनके वॉशरूम में जाएं, ये तो हाल है। मैं तो देखें डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ रहा हूँ और मैं ईडीओ हेल्थ रहा हूँ कराची का, और मैं वाहिद सीएसएस ऑफिसर था जो ईडीओ था पूरे पाकिस्तान में। बाकी तो ये डॉक्टर बनते हैं ना, तो आई वाज द ओनली ईडीओ और मुझे चलने नहीं दिया। ज़ाहिर 11-12 महीने में रहा। अब्बासी शहीद में जो पेट की ट्यूमर है उसका 4 महीने का वेट था। अगर आपकी हड्डी टूट जाए तो उसका कोई 5 महीने का वेट था। और मैंने जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता ये चला कि ओटी 1.5 घंटे चलती है, सिर्फ 1.5 घंटे? सिर्फ 1.5 घंटे। और वो जब मैंने उनको डॉक्टर्स को कन्फ्रंट किया तो बड़ी एजिटेशन हुई और बड़ी उन्होंने मेरी शिकायत वकायत लगा के फिर बहरहाल ये इन्होंने लॉबी शॉबी चला के मुझे हटाने में ये कामयाब हो गए। मगर उस वक्त तक ये मुस्तफ़ा कमाल जो नाजिम थे इनका टेनवर ख़त्म हो चुका था और ज़ाहिर है मैं उन्हीं के दौर में आया था। इतना बुरा हाल था कि मैं आपको बता नहीं सकता। 1.5 घंटा ओटी चलती थी और लैब में कोई एक्सरे नहीं होता था। अक्रॉस द रोड जो है वो एक्सरे होते थे, दवाइयाँ नहीं होती थी और कोई टेस्ट नहीं होता था और फंड्स वगैरह सब होते थे। तो मैंने तो देखा बहुत जो है ना, अफसर बनने का शौक़ है बहुत। डॉक्टर्स को, टीचरों को तो सब हेड मास्टर बनना चाहते हैं, सब डायरेक्टर बनना चाहते हैं, सब एमएस बनना चाहते हैं। तो भाई आपको इतना शौक़ है एडमिनिस्ट्रेशन का तो आप अफसर बन जाते। अब तुम तो डॉक्टर हो तो फिर डॉक्टर रहो। अच्छा शोभ साहब, आपने जिक्र किया कि आपने कोशिश की और आपको चलने नहीं दिया गया। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि आपको एमक्यूएम की इस वजारत सेहत में ही जो है वो सिंध में बुला के पोस्टिंग दी गई थी। ये सारे मामला एमक्यूएम के हवाले थे। और सरदार अहमद थे। मैं जब आया था तो मेरे जो मिनिस्टर थे वो सरदार साहब थे वो, और बहुत अपराइट मिनिस्टर थे। और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि जो मुझे सेक्रेटरी मिले वो डॉक्टर नौशाद शेख थे। वो बहुत ज़बरदस्त आदमी थे। इसके बावजूद आपको आपकी अपने लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया? नहीं, उस वक्त नहीं सर। उस वक्त तो मुझे ईडीओ हेल्थ से 2010 में और 11 में हटाया था। डिप्टी सेक्रेटरी वाले उसमें तो कोई इशू नहीं, मैं उस ईडीओ वाली पोस्ट की बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं, उसमें तो देखिए उस ज़माने में डॉक्टर सगीर साहब थे। सगीर के नहीं थे, रज़ा हारून साहब ने उसमें बड़ा पिवटल रोल अदा किया था। और उसमें कोई 1-2 कैरेक्टर्स ऐसे थे डॉक्टर्स के थे जो उन्होंने लंदन से परमिशन लेके और मुझे हटवाया था। मतलब आपके दोस्त होते हुए, आपके हम ज़बान होते हुए, आपके शहर के होते हुए भी आपको चले नहीं दिया? देखिए इन चीज़ों पे जो है ना, इन चीज़ों पे ना ज़बान है और ना कोई दोस्ती है, वेस्टेड इंटरेस्ट होता है तो इसमें। सबसे ज़्यादा किसका रोल था? वो नहीं चाह रहा था कि आप ईडीओ कराची ना नहीं, वो डॉक्टर्स जो थे जिन पे सख्ती की हुई थी। ज़ाहिर अब तो वो सारे बेचारे रिटायर भी हो गए। जो ड्यूटी नहीं देते थे आके, जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे उस वक्त उन लोगों में थे। एक डॉक्टर वक़ार होते थे, एक वक़ार काज़मी शायद नाम था उनका, तो वो बहुत ज़्यादा उनको वो थी। और एक डॉक्टर मशहूद थे, ये 2 थे। तो इन्होंने लॉबिंग की। मुझे तो खैर कोई इंटरेस्ट था नहीं किसी किस्म का। तो एमक्यूएम की तरफ से सबसे मुखालिफ कौन था आपका? एमक्यूएम की तरफ से नहीं थे। ये तो मेडिकल एड एमक्यूएम में की तरफ से कोई भी नहीं था। मगर ये कि वहाँ पे ज़ाहिर है जब ये मुस्तफ़ा कमाल हटे थे तो ज़ाहिर इनकी शिकायतें विकायतें थी। तो ये रज़ा एज ए MP आ गए थे चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने। तो इनका कोई पोर्टफोलियो तो था नहीं एज सच। तो मैं एज ए ईडीओ हेल्थ इनसे मिलने भी नहीं गया।
तो तीसरे चौथे दिन इन्होंने मुझे बुलाया कि हम देखने आए। तो मैंने कहा आप देख लें, जो भी चीज़ आपको देखनी है इन्वेस्टिगेट कर लें, आपको कुछ पता हो तो बताएं। मैंने कहा भाई मुझे तो कुछ नहीं पता कि कोई ऐसी चीज़ गड़बड़ हुई है, चूँकि मेरी तो कोई नॉलेज में नहीं है, और तो अगर होती भी तो मैं आपको नहीं बताता, ये हमारा काम नहीं है, और आपकी कोई ऑफिशियल कैपेसिटी नहीं है आपकी कि आप जो है वो आप तो एक एमपी हैं, और कोई पोर्टफोलियो थोड़ी है कि आप केएमसी में या सिटी गवर्नमेंट में आके बैठ जाएं। या जैसे सैलाब आया था, आपको याद है 2010 में, तो कैंप्स लगे हुए थे, तो मेडिकल कैंप्स हमने लगाए। तो इन्होंने कहा, रात को कोई मीटिंग हो रही थी गवर्नर उसमें कमिश्नर ऑफिस में, इधर जिमखाना के सामने, तो वो लाला फजल रहमान थे, जावेद साहब जा चुके थे, जावेद हनीफ। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप जो है ना वो जितने मेडिकल कैंप्स हैं ना उसमें एमक्यूएम के झंडे लगवा दें। एमक्यूएम के झंडे लगवा दें मेडिकल कैंप्स में? मेडिकल के कैंप्स है। तो मैंने कहा लगवा दें आप एक झंडा क्या, आप 10-10 झंडे लगवा दें, मगर आप अपने वर्कर्स को कहते हैं दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ माई जॉब। मैं कैसे झंडा लगा सकता हूँ बीइंग एन ऑफिशियल एंड एन ऑफिसर? तो कहना कि आप, इन्होंने कहा ये आपको लाला फजल ने कहा? नहीं, इन्होंने रज़ा साहब ने, रज़ा हारून साहब ने कहा। अच्छा ठीक है। तो मैंने उनको कहा कि जनाब ये दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ माई जॉब और मैं ये काम नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा आप ये, इन्होंने कहा आप चे वाली बात कर रहे हैं, तो पूरा वर्ड बोला उन्होंने। तो मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, आप ये वाली बात कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई मीटिंग इज़ ओवर एंड यू कैन गो। तो मैं उठ कर आ गया। तो वो ज़ाहिर शिकायत लगा दी उन्होंने शरद को कि अगर आप सॉरी कह दें। तो मैंने उससे पहले मैं इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में फ़ोन करके कह चुका था कि भाई मुझे रिपैट्रिएट कर दें एंड आई डोंट वांट टू स्टे इन गवर्नमेंट ऑफ सिंध एनी मोर। तो मैं रिपैट्रिएट होकर चला गया, सुबह जुमे का दिन था, बस दैट्स इट। खैर रज़ा भाई के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, बहुत वैसे नहीं है, भाई हैं हमारे। अच्छा सब, मगर ये कि उस वक्त ये जो है ना, अच्छा ये भी बताते चले हैं कि हम सुनते हैं कि हॉस्पिटल में जो है ना फेक अपॉइंटमेंट बहुत है, लोग ड्यूटी पे नहीं आते। आपने क्या देखा जब? नहीं, फेक अपॉइंटमेंट तो नहीं है, मगर ये तो मैंने बताया ना आपको कि ओटी नहीं चल रही, डॉक्टर्स आ ही नहीं रहे, देख ही नहीं रहे, और टेक्निकल स्टाफ नहीं आ रहा। तो ड्यूटी पे जैसे जब सैलाब आया तो वहाँ का जो 18 टाउन से, तो हर टाउन पे एक टाउन हेल्थ ऑफिसर होता था, THO कहलाता था। तो वहाँ पे जब हमने देखा तो डॉक्टर्स नहीं, मैं परेशान हो गया। मैंने कहा भाई सारे कराची से जितने डॉक्टर्स हैं उनको बुलाओ, और ये बेचारे गरीब मिस्किन आए अंदरूनी सिंध से। तो जो डिप्टी THO था ना, उसने मुझे कान में कहा कि सही वो आप वो देख लें, अटेंडेंस मास्टर रोल देख लें, स्ट्रेंथ देखें कितने। तो 82 डॉक्टर्स पोर्ट कासिम टाउन में, टाउन में 82 डॉक्टर्स, और ग्राउंड पे 6। तो सारे वीज़ा पे थे या? मैं सारे वीज़ा पे थे। मैंने जब चेक किया तो ऑल ऑफ देम वर आउट ऑफ कंट्री, और मेरे ख्याल में, मुझे नहीं पता कि क्या THO के साथ होगी कोई अंडरस्टैंडिंग उनकी, मगर THO ने फिर मुझे ना काफ़ी प्रेशर दिलवाया इधर से उधर से कि ये मैं इंक्वायरी ना करूँ। काफ़ी मुझे उसने जो है ना सींगों पे लेने की कोशिश की। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट में हेल्थ में जब आप आए तो सिंध गवर्नमेंट के दीगर डिपार्टमेंट्स में आपके कलीग दोस्त लगे हुए थे, तो उस टाइम आपको क्या तजुर्बा हुआ, क्या चीज़ें देखी, क्या चीज़ें सुनी? मैंने बहुत इन्जॉय किया। मैं साल रहा एज ए डिप्टी सेक्रेटरी, और उस वक्त AS भी नहीं होता था। इकबाल साहब थे कुछ अरसे, तो 3 डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्ट थी, वो खाली थी। तो मैं एक DS था और मैं ही AS था। 2006 में मैंने सर्विस स्ट्रक्चर बनाया स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का, और जो हाउस ऑफिसर्स डॉक्टर्स हैं उनकी जो स्टाइपेंड कह लें, सैलरी कह लें, उसको डबल करवाया। फिर वो सर्विस स्ट्रक्चर बनाया कि किस तरह से प्रमोशन 18, 19, 20 की होंगी। स्पेशलिस्ट एक कैडर है ना, एक जनरल कैडर है उधर, जी, एक ये स्पेशलिस्ट कैडर है। फिर नर्सिंग के रूल्स वगैरह, वो लिखने पढ़ने का बहुत काम किया। तो आपसे पहले किसी ने ये काम नहीं किया था? नहीं, पढ़ा हुआ था इस तरह से, तो वो हमने फिर करके दिया। सरदार साहब ऑलरेडी ये काम कर रहे थे, मेरे आने से ये हुआ कि वो काम फास्ट हो गया। अच्छा शोहब साहब भाई, आपको कभी कायदे तहरीक ने इस दौरान फ़ोन किया जब आप लगे EDO रेवेन्यू कराची, EDO हेल्थ कराची? नहीं, कभी नहीं फ़ोन किया? मैं हमेशा उनके रडार से नीचे रहा है। अच्छा, आपने सुना तो होगा कि वो बहुत सारे इनके जो बड़े बड़े नाम थे उनको ऐसी चाबी देते थे, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते थे जो नाकाबिल बर्दाश्त होते थे। मैं उस वाले वो जो लेवल था ना, जो कायदे तहरीक वाला या बानी वाला, मैं उससे एक स्टेप नीचे था। आपको पता था हमारे तो देखें कि आज फिलां की बेइज्जती कर दी, फिलां को गालियां दी, टॉप ऑफ द टाउन होता था, सभी को पता होता था सबके साथ। सबसे ज़्यादा किसकी क्लास लेते थे? फारूक भाई की। फारूक भाई की? किस वजह से? चूँकि उनसे एक्सपेक्ट ज़्यादा करते थे ना, चूँकि उनकी ग्रूमिंग ज़्यादा थी, और उस ज़माने में ग्राउंड पे थे ही फारूक भाई। इशरत भाई की भी जो उनकी उसमें आ जाए, वो तो किसी का भी एक पर्टिकुलर नहीं होता था जिसकी चल जाए, मगर हम तो सुनते थे, सुनी बातें। हाँ, लेकिन किसी में हिम्मत हुई कि कभी किसी ने अपने कायद को जो है इनकार किया हो या कहा हो कि आप मेरी बेइज्जती ना करें? सुना नहीं, कभी नहीं सुना। लेकिन ये तो बाहर तो बड़े नामवर लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं,
किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, सबकी क्लासेस होती थी। फरूक भाई को भेज दिया था एक दफ़ा, इन्होंने कोई मशवरा दिया, लंदन गए ये, इनको कोई मशवरा दिया, उन्होंने कहा ये अब जो पहली फ़्लाइट है इससे वापस भेज दो इसको, उसको पिटा के वापस कर। एक फ़्लाइट से गए, 1 घंटे बाद दोबारा कराची। किस बात पर? बात नहीं पता, कोई मशवरा दिया होगा, उनको नहीं समझ में आया, उन्होंने कहा जाओ इसको भेज दो वापस। और भेज दो। फिर यहाँ के वो बड़े परेशान रो रहे हैं, धो रहे हैं। मैंने फिर मैंने दूसरी फ्लाइट से मैंने भेज दिया उनको, वापस जाओ। फरूक नसीम भाई की फरूक नसीम भाई की बात कर रहा हूँ। उनको फिर मैंने दोबारा भेजा, मैंने आप दोबारा जाओ, आप मैंने एक्सक्यूज़ कर लेते ये वो, तो बहरहाल मतलब वो तो फरूक भाई को भेज दिया था उन्होंने, मासूम आदमी है वो, अगर वो तो अच्छा, एक जो उनके रडार पे चढ़ जाए। एक एमक्यू वो था, वो आपने देखा, आपके दोस्त भी रहे। एक एमक्यू अभी है कि कितने बुरे हालात में है, 3-3, 4-4 ग्रुप्स हैं, तो इनका कोई फ्यूचर आपको नज़र आ रहा है? देखिए, अगर पीपल्स पार्टी एकोमोडेट कर ले ना उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी को, जो कि नहीं करती, ना किया है और शुरू से नहीं कर रही, तो आप ये क्या कैसे कह रहे हैं? आपका मेयर उर्दू स्पीकिंग है, जो जनरल सेक्रेटरी सूबे का वो आपका नहीं, देखें वो बहुत सारे लोग और भी हैं। वो देखें, वो तो 4, 5, 6, 8, 10 लोग हैं, वो तो हैं, इसमें तो कोई वो नहीं है। मगर ये अगर उनको आप चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पे नीचे नौकरियां दे दें ना बच्चों को, सिर्फ हम ज़्यादा कोई चीज़ थोड़ी मांग रहे हैं लोग। जो जॉब्स हैं, कौन से 5 ग्रेड की, 4 ग्रेड की, 10 ग्रेड की, एमक्यूएम भी तो यही जॉब्स देती है ना, और कौन से अफसर लगाती है किसी को। वहाँ तो ऑफिसर्स में तो कंपटीशन है, जो मेहनत करेगा वो लगेगा। वहाँ पे तो देखें, वहाँ 17-18 में तो कंपटीशन है, मगर जो नीचे जहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, पिक एंड चूज़ है। तो अगर आप पिक एंड चूज़ में इनको स्कूल की टीचरी भी नहीं देंगे, और इनको जो है वो पोस्ट ऑफिस की भी जॉब नहीं देंगे, ड्राइवर की भी जॉब नहीं देंगे, तो फिर तो ग्रीवेंस रहेगा। और जब तक ग्रीवेंस रहेगा तो फिर इनको एक पार्टी आज अभी ये इस हालत में, मगर वो ये चीज़ रहेगी नहीं हमेशा। कोई ना कोई कोई नया लीडर आएगा, कोई नया बच्चा आएगा, फिर हेड ऑन होगा, फिर क्लैश होगा। अच्छा, इस बार तो आपने खुद इलेक्शन में लड़ा था, कह रहे हैं कि एमक्यू में से कोई ऐसा नहीं है कि जिसने अपने बलबूते पे सीट निकाली हो, ये बात दुरुस्त है? सुनते तो यही है, सुना तो यही है, ये बिल्कुल सुना यही है। मगर ये देखें, आपको ये समझने की ज़रूरत है ना कि ऐसा नहीं है कि एमक्यूएम को डेड हो गई है। चूँकि इनकी लड़ाइयाँ आपस में ये वो, उस वजह से 2018 में भी तो 10 सीटें इनकी चोरी हुई थी ना, तो इस दफ़ा अगर इनको चुरा के दे दी तो इक्वेशन बराबर हो गई, और जो जीता वही सिकंदर। सबूत तो किसी के पास नहीं है ना कि फजिंग हुई, रिगिंग हुई। मतलब मैं सपोर्ट नहीं कर रहा इस बात को, ना मैं इसको ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ, मगर ये कि अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे तो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होते रहेंगे। आवाम को ये इख्तियार हो कि वो अपने मनपसंद नुमाइंदे चुने, तो मुल्क आगे जाएगा, तरक्की करेगा और बेहतरी की तरफ हम रवाना होंगे। मगर अगर कोई एक जत्था बिल्कुल पाकिस्तान के अगेंस्ट हो जाए, इदारे के अगेंस्ट हो जाए, मुल्क को तोड़ने के ऊपर आ जाए और हमले कर दे, तो फिर और उसका एक पागलपन का एक बुखार चढ़ रहा हो, तो उसको रोकने के लिए तो फिर इस तरह से तो फिर करने के लिए, अब एज एन ऑफिसर और एज ए ब्यूरोक्रेट में ये बात कर रहा हूँ, तो फिर आपको चीज़ों को रोकना पड़ता है ना। कि अगर कोई एक मोबोक्रेसी को माजूमात जत्था आ जाए तो उसको रोकने के लिए तो फिर तो आपको इस तरह के मेजर्स करने पड़ेंगे। तो 2024 का जो इलेक्शन है ना, वो एक डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में, एक नॉर्मल इस मुल्क के हालात नहीं थे, बैंकरप्सी, डिफ़ॉल्ट और एक पागलपन का एक दौर चला हुआ, तो उसको रोकने के लिए जो लोग स्टेबल थे, सेंसिबल थे, रीज़नेबल थे, उनको कहा कि आगे आके इस पाकिस्तान को जो है ना मुस्तहकम करो, बचाओ। लेकिन आप भी तो रीजनेबल आदमी थे, आप इलेक्शन लड़ रहे थे, आपको तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया? नहीं, मैंने मुझे भी सपोर्ट किया, अच्छा खासा आवाम का वोट था। आवाम का वोट तो था, लेकिन आप चाहते तो आपको सीट नहीं मिल सकती? नहीं, मैं अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में होता तो मैं भी जीत जाता। जीत जाते आप? हाँ, मतलब यार पॉलिटिकल पार्टी को स्ट्रेंथन करना मैं इससे होता है आपसे बात करूंगा, लेकिन मुझे ये बताएं कि कराची में पीपल्स पार्टी वालों को बड़े मुद्दत के बाद जो है ना मेयरशिप मिली है, मुर्तज़ा अब्बास साहब की परफॉर्मेंस को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुर्तज़ा की परफॉर्मेंस भी जो है ना इस वजह से अब बिलो द मार्क है या एवरेज परफॉर्मेंस है। मुर्तज़ा बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा मेयर है और काबिल आदमी है, अच्छी फैमिली का है, वालिद वालदा, उसमें मतलब मैं एज ए पर्सन उसकी कोई बात नहीं कर रहा, मैं एज ए मेयर की बात कर रहा हूँ। तो वो मेयर अगर मुस्तफ़ा कमाल कामयाब हुआ था तो वो मुस्तफ़ा कमाल की कमालियत नहीं थी, उसमें पूरी उसकी ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ थी, पूरी उसको सपोर्ट थी एमक्यूएम की, फिर उसके बाद जो उस वक्त के जो हुक्मरान थे उनकी सपोर्ट थी। तो इसके साथ इशू ये है कि जब उसके मुर्तज़ा के पास फंड्स नहीं होंगे, मुर्तज़ा के पास टीम नहीं होगी, फ्री हैंड नहीं होगा, तो वो कैसे परफॉर्म करेगा? लोग ये तो कहते हैं मुर्तज़ा किसी की मानता ही नहीं,
इसके कहने पर जो है सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सरेंडर हो जाते हैं, तो इससे बढ़ के और क्या अख्तियारात हों? फंड्स भी ठीक ठाक आ रहे हैं? नहीं देखें, वो वाली बात नहीं है। अगर जरदारी साहब हमारे जो प्रेसिडेंट हैं या बिलावल साहब एक टास्क को दे दें ना कि ये एग्जीक्यूट करना है 4 हफ्ते में या 4 दिन में या उसमें, तो इसकी मजाल है कि ये एग्जीक्यूट ना करें। मॉनिटरिंग टाइट होनी चाहिए ना, सुपरविजन टाइट होना बहुत ज़रूरी है। या मुराद अली शाह इसको टाइट कर देंगे, भाई मेयर साहब ये काम 3 महीने में होना है, बस नहीं होगा तो तुम्हें हटा देंगे, बस फिर देखें आप पूर्तियाँ। मॉनिटरिंग और सुपरविजन का लैक है, परफॉर्मेंस का मसला नहीं है। मसला ये है कि बिल्कुल ही छोड़ा हुआ है इसके उसके ऊपर। अच्छा। इसको आप टाइट कर दें, मतलब जो मुर्तज़ा के जो पॉलिटिकल बॉसेस हैं, जो भी हैं XYZ, जिसको भी ये रिपोर्ट करते हैं, हमें तो नहीं पता उनका सिस्टम क्या है, वो कह दें कि भाई ये काम होना है, और जहाँ अगर फंड नहीं है तो बताएं भाई ये फला आदमी फंड नहीं रिलीज़ कर रहा, वो फंड भी आ जाएगा। फिर सुपरविजन का द परफॉर्मेंस इज़ प्योर बिकॉज द सुपरविजन इज़ वीक और दे डोंट वांट टू सुपरवाइज। अगर फ़र्ज़ करो वो नहीं कहते हैं, इन पर फ़र्ज़ नहीं होता कि ये डिमांड करे कि मैं कराची का मेयर हूँ, दुनिया के बहुत सारे सर बड़े ये माइंडसेट से चलते हैं ना, आपका जो बॉस का माइंडसेट होगा आप उस पर चलते हैं। अच्छा शाह साहब, हमने ये सुना है कि कराची के मुख्तलिफ अजला मुख्तलिफ लोगों के हवाले कर दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर जैसे सेंट्रल है, डॉक्टर आसिम साहब के हवाले है, ईस्ट जो है किसी और के हवाले है, वेस्ट किसी और के हवाले है, तो ये बात सही है? नहीं, मैं देखिए, मेरा तो पीपल्स पार्टी में बहुत थोड़ा सा वो है इंटरेक्शन है, मैं तो वहाँ लोगों को जानता नहीं हूँ, ठीक है, 2-4 दोस्त हैं हमारे। और सेंट्रल में जैसे डॉक्टर आसिम के बारे में आप कह रहे हैं, मैंने एक दफ़ा DC SP दीगर इंतज़ामिया उसकी मर्ज़ी के बगैर नहीं लग सकती? नहीं, मैंने डॉक्टर साहब से पूछा था, डॉक्टर साहब तो मेरे ख्याल में बिल्कुल भी पॉलिटिकली इंटरफेयर नहीं करते किसी चीज़ में। मैंने ये क्वेश्चन डायरेक्टली उनसे पूछा था। ज़ाहिर है वो वहाँ रहते हैं, उनकी खूबसूरती ये है कि उन्होंने अपनी रेजिडेंस नहीं बदली, नॉर्थ आज़माबाद में ही रहते हैं, उसी घर में रहते हैं पिछले 70-80 साल से, अपने हॉस्पिटल के करीब। तो एक बड़ा आदमी अपने ही उसमें रहेगा तो ज़ाहिर है उन लोगों को अगर कोई मसाइल होते होंगे तो वो डेफिनेटली उनके पास जाते होंगे, और वो इतने गॉड फेयरिंग और इतने जो है वो लोगों का ख्याल करते हैं। तो मैं नहीं समझता, हम भी अगर गए हैं उनके पास तो अपने काम के लिए गए थे, किसी दोस्तों के काम के लिए, और उन्होंने किया वो काम और हमें बिल्कुल भी मायूस नहीं किया। अच्छा, एक और इदारा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वो 28 अरब सालाना उनकी बजट थी, जो बढ़ा के 43 अरब रुपए कर दिए गए हैं। पंजाब के बारे में सुन रहे हैं कोई 24 या 26 अरब रुपए है। तो आपको कराची में या पूरे सिंध में इस इदारे का कोई काम नज़र आ रहा है? देखिए, इस इदारे को बंद कर देना चाहिए। आप कह रहे हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को बंद कर देना चाहिए। ये बल्दियाती इख्तियार है, ये KMC का काम है, KMC का डिपार्टमेंट होता है ये आपका जो गार्बेज लिफ्टिंग का, और ये खामाखाई का। हमारे ज़माने में भी जब मैं EDO था एंटरप्राइज़ का सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में, तो ये आए थे और उन्होंने कहा जी हम डॉलर्स में लेंगे पैसे। मैंने कहा डॉलर्स में क्यों लोगे, और हमने वो उसको रिजेक्ट कर दिया था। उस वक्त तो हालांकि 45 रुपये का डॉलर था 2006-07 में, और मैंने उस प्रपोज़ल को रिजेक्ट करके डस्टबिन में फेंक दिया था कि सॉलिड वेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। ये KMC का काम क्या है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस का क्या काम है? भुट्टो साहब को जब ऑफ़र हुई थी मेयरशिप की 50s में, जब ये आए थे बाहर से पढ़ के, तो उन्होंने कहा कि ये कचरा और नालियाँ साफ़ करना मेरा काम नहीं है, दिस इज़ नॉट माई जॉब कि मैं मेयर बनूँ। और तो मेयर का काम बेसिकली तो अपलिफ्ट ऑफ द सिटी है। सिटी में ये कि सॉलिड ये जो वेस्ट है, वेस्ट मैनेजमेंट है, और ये जो सीवरेज और इन चीज़ों को देखना, वाटर सप्लाई देखना है, ये काम है ना। आपने कोर फंक्शन ही ले लिया उससे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बना ली, प्राइस पोस्टिंग बना दी उसकी आपने, जाली बिलिंग हो रही है। वो चीनें जो है ना, वो कौन सी इन्वेस्टमेंट की है चीनों ने, कौन सी मशीनें ये लोग लेकर आए। मैंने कहा कि ये जो आपकी लैंड फिलिंग स्टेशन कौन से होंगे, उन्होंने कहा झाकुरो जामरो कौन सी जगह, एक वो होगा और एक वो है। मैंने कहा वो तो हमारी जेल है ना, क्या नाम उसको यूज़ करेंगे। मैंने कहा मशीनें कहाँ से आएंगी, क्या ना जी ये जो है ना हम यहाँ से जो पठान के डंपर है वो लेंगे। ड्राइवर कहाँ से आएंगे, क्या ना हमारे वो कैदी आएंगे वहाँ से। मैंने कहा जब पेट्रोल पंप जो कहाँ से भरवाओगे, क्या ना वो हम 2 पंप खरीद रहे हैं। 1 रुपये की इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे वो, और पैसे भी हमारे बैंकों से उधार ले रहे हैं, हमारी लैंडफिल स्टेशन को गिरवी रखवा के। भाई मॉडल क्या है इनसे, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कंपनी आई हुई हैं, इनसे ये इनका ऑडिट करो कि हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी दे हैव ब्रॉट इन द कंट्री, क्या इन्वेस्टमेंट की है, कितनी जॉब एम्प्लॉयमेंट्स की हैं। अगवानी बच्चों से जो कचरा उठवाते हैं, और कचरा उठता कहाँ है, कौन सा कचरा उठा हुआ है। और सॉलिड वेस्ट से तो एनर्जी बनती है, आपने कौन सी एनर्जी बनाई, कौन सा प्लांट बनाया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक एनर्जी का पूरी दुनिया में है, वो हमने एक एग्रीमेंट किया था उससे लकी वालों से 2006-07 में, सॉलिड वेस्ट के उसके की एनर्जी बनेगी, इतना होगा। उसमें कहा कि उधम मचा दिया पूरे
अखबारों में इधर उधर, वो एक अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा था उसको ख़राब कर दिया, बंद कर दी। सॉलिड वेस्ट से एनर्जी बनती है, फ्रॉम सॉलिड टू वेस्ट पूरी एनर्जी। दुनिया में यही है। हाँ, और और ये यहाँ इसका क्या है? कंसेप्ट है, ये इसका कंसेप्ट है। और यहाँ क्या है? यहाँ पे है कि फ्रॉम सॉलिड टू डॉलर टू धर्म और टू गोल्ड और सिल्वर बार, बस ये है। एनर्जी नहीं बनती, वेल्थ बनती है। प्रॉपर इसकी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट इट शुड बी क्लोज्ड डाउन। जैसे एसबीसीए का महकमा है, ये भी बंद हो जाना चाहिए। एसपीसी बंद होना चाहिए? बिल्कुल, ये इसकी स्पेशलाइज्ड है, ये भी केएमसी का पार्ट होना चाहिए, जो आपके जो नाजिम के अंडर में होना चाहिए ये। और नाजिम को आप लेकिन वहाँ लोग करोड़पति बन जाते हैं, फिर करोड़पति? आप उनकी रोजी के पीछे क्यों हैं? करोड़पति, अरबपति? खरबपति, अरबों से भी कहानी आगे जा चुकी है। ये एसपीसी है? जी, और क्या एसबीसी है, सॉलिड वेस्ट वाटर बोर्ड, ये 3-4 ऐसे इदारे जहाँ पर बिलियंस रुपीज़ की बात होती है, ऐसा ही है। और अकाउंटेबिलिटी कोई है नहीं, चलता हुआ काम है, कैसे पकड़ेंगे? ना कोई सप्लाई है, ना कोई एक्सपेंडिचर है। अच्छा शौब भाई, आपने इन इदारों का नाम लिया, इस पर बात भी की, तो आपने कहा कि जो वाटर बोर्ड है वो भी इनके अंडर होना चाहिए। तो वाटर बोर्ड वाले कराची को पानी दे पा रहे हैं? पानी एक्स्ट्रा है कराची में, एक्स्ट्रा पानी जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा है। तो वो एक्स्ट्रा पानी कहाँ जा रहा है? वो पानी के टैंकरों में जा रहा है। हाइड्रेंट्स? हाइड्रेंट्स, आप पेट्रोल पंप लगा लें और हाइड्रेंट लगा लें। पेट्रोल पंप आपको 10 लाख की इनकम देगा और वाटर हाइड्रेंट आपको है ना 10 करोड़ की देगा। क्या कह रहे हैं शौब भाई आप? इतना बड़ा मार्जिन है हाइड्रेंट और पेट्रोल पंप जी में? बिल्कुल ऐसे ही है। इनकी सरपरस्ती कौन करता है हाइड्रेंट्स की? जो जिन जगहों पे जो है वो उनके सब मिलजुल के करते हैं। पॉलिटिशियंस, कॉन्ट्रैक्टर्स, ऑफिसर्स, लोकल जो होते हैं आपके, जो भी, अगर वो मंगोपीर में तो मंगोपीर की लोकल होंगे, अगर वो इधर है सोराबकोट पे तो सोराबकोट वाले होंगे, कोरंगी में तो कोरंगी वाले होंगे। ये एक कोई नहीं है, टुकड़ों में सब मिल बांट के सब कर रहे हैं। अच्छा, K4 एक मंसूबा है और S3 मंसूबा है जो कि मैंने नौकरी शुरू की और ख़त्म भी कर दी, रिटायर भी हो गया, 7 साल और ऊपर भी गुजर गए, और वो S3 S4 K4 सब सुन रहे हैं और सुनते ही रहेंगे। हम इस दुनिया से चले जाएंगे, ये इसका कुछ नहीं होगा। मैंने यूनुस ढाका साहब से बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा कि ये कभी भी मुकम्मल नहीं होगा मंसूबा K4। दावा से किया था। मैंने आपको कहा ना कि हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो भी हमारे आने वाली नस्लें इस पर डिस्कशन कर रही होंगी। 2006-07 में आए थे, 20 साल पहले सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में, उस गवर्नमेंट भी ख़त्म हो गई। उसके बाद ये 16 साल भी गुजर गए, इनके भी 4 गवर्नमेंटें आ गई। ये तो जो है ना वो है मिल्चिंग काव है। तो इनसे कोई पूछने वाला है? आप बता दें, है कोई? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि किसी को तो पूछना होगा ना इनसे। नहीं, आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं इन सारी चीज़ों को। कोई है तो बस पूछ लें, उनको कहें वो पूछें, हम क्या कह सकते हैं। अच्छा शौब भाई, लेकिन जो कराची के शहरी हैं पानी के बूंद बूंद से तरसते हैं। वेस्ट में तो बेचारे जो हब ड्राइवर से वो है, वो तो जब हब सूख जाता है उधर देखिए पानी को किस तरह उन्होंने डिवाइड किया हुआ है कि जो एम ए जिना रोड के जो लेफ़्ट पे है ना आबादी, वो आती है यहाँ से आपके हब से नहीं, राइट वाले हब से आती है, या वेस्ट जो है जो एम ए जिना रोड के सीधे हाथ पे मुँह आका समंदर की तरफ हो, और सीधे हाथ वाला जो इलाका है वो हब से सप्लाई है उसकी, और लेफ़्ट वाले की कीजर से। ठीक है, ये जो छठा वाली लेक है इससे। तो ये लेफ़्ट वाला एरिया तो जो उसमें डिफेंस, क्लिफ्टन, गुलशन और ये वाला जो आबादी है ना, ये कोरंगी वगैरह, ये यहाँ पे पानी का अप डाउन होता है, मगर शॉर्टफॉल नहीं होती। असल जो प्रॉब्लम है ना, जो रियल प्रॉब्लम है, जो पानी की शॉर्टेज भी है, अगर हम टोटल सप्लाई देखते हैं तो वो तो हम एक्सेस में चले जाते हैं, मगर एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जो सही बात है, रियल बात है, वो ये है कि जो हब से सप्लाई है, जो वेस्ट मंगोपीर, नॉर्थ आजमाबाद, लियाकताबाद का आधा एरिया, नाजमाबाद साइट एरिया, ये यहाँ पे पानी की जेन्युइन शॉर्टेज है। चूँकि ये डिपेंड करता है उसके ऊपर, बारिश के ऊपर। अगर हब डैम खाली हो जाता है तो फिर ये पानी नहीं होता, तो फिर यहाँ पे सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस चीज़ को फिर आपको ना डीसैलिनेशन की तरफ जाना चाहिए, और जो आपका जो अंडर वाटर जो पानी है वो ब्रेकिश हो गया है, बहुत नीचे चला गया, 300-400 फीट पे आपने बोरिंग कर करके। तो ये वाला जो एरिया ना राइट वाला, यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम है। अभी तो खैर बात इस वक्त नहीं है, पिछले 2-3 साल से नहीं है, कि चूँकि बारिशें हो रही हैं और डैम पूरा भरा हुआ है। मगर जब ऐसा भी टाइम आया 4-5-6 साल बारिश नहीं हुई, बलूचिस्तान में फेमाइन आ गया, खुशका आ गया, तो उसमें फिर प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा शौब भाई, आपने डीसैलिनेशन की बात की, समंदर पे कराची शहर है, दुनिया में कोई एक मिसाल है कि समंदर वाला शहर हो और वहाँ पर पानी ना हो? नहीं है, कोई भी नहीं है। आपने गुलशन, ये आपका जो दुबई है एक आर्टिफिशियल सिटी है ना,
और जो दुबई ने डेवलप होना हुआ है वो कराची ने डेवलप होना था। जो ये सी व्यू अपार्टमेंट्स बने थे, जो कसिनो बन रहा था, और जो बीचेस थी, नेचुरल बीचेस हैं। 4 वेदर कंट्री है ये, खूबसूरत। कराची से बेहतर शहर इस पूरे खत्ते में कोई नहीं। सारा आपका जो हम बाहर से आते थे, जब हम बाहर रहते थे, हम ब्रिटिश एयरवेज भी हमने देखी इस शहर में, केएल भी देखी, एयर फ्रांस भी देखी, सारी इंटरनेशनल एयरलाइंस इसमें आती थी। दुबई जब डेवलप नहीं हुआ था, तो ये एक इंटरनेशनल साजिश की है आपके सो कॉल्ड ये जो किंगडम ऑफ ये जो है ना, ये यूएई वालों क्या कि सारा वो उस तरफ ले गए। अदरवाइज़ तो ये नेचुरल सिटी, नेचुरल टूरिस्ट स्पॉट, सी आपकी जो बेल्ट है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, पोर्ट, ये वो जोग्राफी थी ज़बरदस्त, पूरी सेंट्रल एशियन कंट्री। तो कराची में तो कोई हाई राइजेज और गरीबत गरीबी का, तो इस मुल्क में तो कराची एक वही शहर है जो ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि इर्द गिर्द के जितने भी छोटे बड़े मुल्क हैं सबको उठा देगा। तो शौहर साहब, आप तो शिकवा कर रहे हैं कि हमें गैरों ने लूटा, गैरों ने बर्बाद किया, यूएई की तरफ इशारा किया। जो अपने उनके साथ शामिल हैं देसी दलाल, उनके लिए कुछ नहीं कह रहे? हमारे देखें, हमारे लोगों के आप क्या, हमारे लोगों में है इस तरह का कि वो कोई इंटरनेशनल, ये तो अब अल्लाह का शुक्र है कि मार का हक हुआ, इससे आपकी इज़्ज़त रिस्टोर हुई, और जो आपका लीडरशिप का रोल था इन द मुस्लिम वर्ल्ड वो इस्टेब्लिश हुआ। जो आपने डिप्लोमेसी कराई, आर्बिट्रेशन कराई, जो सारे लोग इधर आए पाकिस्तान, तो अब पाकिस्तान राइट ट्रैक पर है इस वक्त है। ट्रांजिट शिपमेंट पाकिस्तान में जो इस वॉर की वजह से इतने कंटेनर्स आए, जो 2 साल में इतने कंटेनर्स पाकिस्तान में नहीं आते जितने 3 महीने में आ गए। इस सारी चीज़ का हमें कोई बेनिफिट मिलेगा? हमारी क़यादत आप समझ रहे हैं कि कुछ कर सकेगी कि पाकिस्तान को एक बार फिर ऊपर लेके जाएं? देखिए, आपकी एक्सपोर्ट्स बहुत बेहतर हुई हैं अभी, आपकी जो फॉरेन रेमिटेंस बहुत बेहतर आई है, और आपकी शिपमेंट में काफ़ी चीज़ें। फिर अगर ईरान का जो तेल है वो खुल जाता है, वो तो सब, या जो गैस पाइपलाइन है जो कि ईरान तक बिछी हुई है, जो आगे जानी है उससे सेंट्रल एशिया में, इसकी हमें परमिशन मिल जाती है। तो एनर्जी कॉस्ट अगर कम हो गई तो आप ऑलरेडी जो है ना, आप बांग्लादेश, इंडिया और कंबोडिया, ताइवान, इनको वैसे ही गिरा देंगे, क्योंकि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो एनर्जी कॉस्ट की वजह से महंगी हो जाती है। अगर हमारी एनर्जी कॉस्ट रीज़नेबल हो जाए, अगर ईरान के साथ गैस आ जाए, ईरान से हमें एलपीजी मिल जाए, एलएनजी मिल जाए, हमें ये तेल मिल जाए, तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी रीज़नेबल हो जाएगी कि ये इंटरनेशनल मार्केट में, यूरोप में हमारी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को नहीं बीट कर सकेंगे हमें। अच्छा शोहब भाई, बाय हुक या कुरुक हम तो बड़े चौधरी से ये चीज़ें नहीं कर सकते, मिन्नत समाजित करके ये काम कर लेंगे? जो हमारी क़यादत है, पॉलिटिकल क़यादत कर लेगी, मेरे ख्याल में कर लेगी। आप पॉलिटिकल क़यादत अंडर द सुपरविजन कर लेगी। अच्छा, तो फिर कितने सालों में पाकिस्तान को आप डेवलप होते हुए देख रहे हैं? देखिए, डेवलपमेंट तो 5 साल 10 साल लगता हो सकता है, मैं आप हम इतना ना देख सकें, मगर आने वाले बच्चे, और कंटिन्यूटी रही, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही, तो आई होप कि जो है ना चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा शोहब भाई, आप भी एक बार जो है ना, आपने कस्टम की नौकरी भी इंजॉय किया, आप सिंध गवर्नमेंट में भी गए, फिर आपने कस्टम से नौकरी छोड़ के वकालत शुरू की है, तो इस प्रोफेशन की तरफ क्यों आए आप? नौकरी को कंटिन्यू क्यों नहीं किया? नौकरी को इस वजह से छोड़ा कि मेरा गुजारा नहीं होता था। लेकिन कहते कस्टम में कंटेनरों के पैसे, ये वो सारी चीज़। अल्लाह का शुक्र है, तो मुझे जो है काफ़ी तकलीफ़ होती थी, सपोर्ट वालिद साहब की थी, तो उस वजह से उनके साथ रहते थे, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो कवर हो जाती थी। जैसे घर का ख़र्चा है, आपका अकोमोडेशन का ख़र्चा है, तो मैं ये समझता था कि मैं जो है वो अंडर पेड हूँ। और अल्लाह का शुक्र है, जब वकालत शुरू की तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोफेशन है, और अल्लाह ताला ने हाथ भी पकड़ा, और चूँकि नीयत अच्छी थी तो चीज़ें अनफोल्ड होती चली गई, और अल्लाह का बहुत करम है। अच्छा शोहब भाई, आप कस्टम में रहे हैं, आप कस्टम में कहते हैं कि जो फील्ड की जॉब है, जो ख़ास तौर पर शाहराहों पे लोग बैठे हैं और राहदारी गुजरती है, उनके तो मौजे होते हैं। सही बात है। वो फिर लड़ाई झगड़ा किस चीज़ का होता है? कभी बंदर बाट का, कभी कोई आ जाता है तो वो कहता है कि मैं 5 नहीं, मैं 10 लूँगा, इस पर लड़ाई हो जाती है। मतलब और जो हैं आपके साथी मिलजुल के देखें रात रोड पे तो अकेला कस्टम वाला नहीं होता ना, सभी होते हैं, तो उसमें जब ये आपस के जो फार्मूला ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब होता है ना, फिर प्रॉब्लम होती है। रिश्वत में भी फार्मूला और डिस्ट्रीब्यूशन उसूल चलते हैं?
हाँ, मेरे ख्याल में चलते तो हैं, और जब कोई ज़्यादा मांग लेता है, ज़्यादा बदनीयती करता है, फिर लड़ाई हो जाती है। लेकिन फिर गिरफ्तारी कस्टम वालों की क्यों होती है? सबकी होती है, सिर्फ कस्टम वाले नहीं, सारे ही होते हैं, मगर वो कस्टम के हाइप ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इनकी नेटवर्किंग और इनकी जो है ना, वो जो कहते हैं ना, गरीब की जोरू सबकी भाभी, तो बेचारा कस्टम वाला जो है इस वजह से ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है, मगर होते तो सभी है उसमें शामिल। अच्छा शोभ भाई, आप पर एक इल्ज़ाम है आपके दोस्तों का, ये कह रहे कस्टम से रिटायरमेंट ले ली और सरकारी घर खाली नहीं कर रहा, ये बात ठीक है? नहीं, सरकारी घर का ये है कि उसमें कानून है कि गोल्डन हैंडशेक के रूल्स थे, और उसमें लिखा हुआ था कि इंसेंटिव ऑन रिटायरिंग सर्विस आफ्टर 25 years ऑफ सर्विस, कि यू आर अलाउड टू कीप द हाउस फ्रॉम द डेट ऑफ योर प्री रिमेच्योर रिटायरमेंट टिल योर सुपर एन्युएशन, 25 साल से लेके आपकी 60 साल की उम्र तक। तो ये 2018 की बात है, ठीक है ना। मेरे 60 तो अभी भी होने में 4-5 साल है। उन्होंने कहा जी ये कानून फील्ड में है और इसके तहत इनका राइट बनता है, तो मुझे रिटेंशन मिल गई। प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हुई? प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई कि 2018 में जब ये ममनून साहब का वो ख़त्म हो रहा था टेन्योर, मरहूम का अल्लाह उनके जन्नत नसीब करे, तो हमारे जो अफसरान हैं जो आगे पीछे घूमते हैं से अपने पॉलिटिकल बॉसेस की, वो इनको लेके घूमने लगे और कि इनको सरकारी घर दिलवाना है। तो मैंने उनको कहा कि देखें 22 घर हैं, अगर आप ये पॉलिटिशियंस को दिखा दोगे ना इनके यहाँ का रास्ता, तो फिर एक घर भी नहीं बचेगा। तो आप ममनून को ना लाओ, ये सही नहीं है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट पेंशन एक्ट में ये है कि या तो वो अपने घर में रहे तो उसको आप तनख्वाह दे दो, या एक सरकारी घर हो। अच्छा, मगर अकोमोडेशन रूल्स में ये है कि अगर आपका सरकारी घर अपना साथी घर है तो आप सरकारी घर नहीं ले सकते। तो बहरहाल वो ममनून हुसैन को उन अफसर साहब ने, हमारे मुनीर अहमद शेख को घर अलॉट हुआ था, A2 उसका कैंसिल कराया, वो मूव नहीं हुआ था उसने, क्योंकि उसमें वो सलीम खलल साहब की बेवा को मिला हुआ था और वो टाइम ख़त्म हो गया था, मगर वो MPA साहब जिनका अभी इंतकाल हुआ वो बैठे हुए थे, तो शेख साहब सिटिंग DIG साउथ होके भी वो घर खाली उनसे नहीं करा सके, न्याजमंदी में और थोड़ा सा रवादारी होती है ना एक दूसरे की, हम ख्याल करते हैं। तो ऊपर से वो ममनून का स्काई लैब गिर गया उस घर पे और वो कैंसिल हो गया और बेचारे मुनीर को वो घर नहीं मिला। उसके बाद ये हुआ कि ज़ाहिर एक प्रेसिडेंट कायम हो चुका था, अब फिर आरिफ अलवी का टेन्योर ख़त्म हो रहा था, तो हमारे जो A3 में ऑफिसर साहब रहते हैं तो उन्होंने बड़ा सुर्खी पाउडर लगाया घर पे। सरकारी घर पुराने 1950 के हैं, तो कंडीशन सबकी ज़ाहिर है वो बहुत अप टू डेट नहीं है, तो उन्होंने सुर्खी पाउडर लगा दिया घर पे। तो मैंने उसको कहा कि यार सुर्खी पाउडर नहीं लगाओ, या तो किसी की नज़र लग जाएगी या नज़र पड़ जाएगी। तो वो फर्स्ट लेडी आई और सबसे अच्छा घर था, सुर्खी पाउडर लगे, उन्होंने कहा मुझे ये घर चाहिए, ये घर चाहिए A3। अच्छा, अब वो A3 जो है वो प्रेसिडेंट को अलॉट हो गया, और वो जो अफसर है ज़ाहिर है वो आर्मी से इंडक्ट होकर आए थे, तो उनका जो बैचमेट था वो मिलिट्री सेक्रेटरी था प्रेसिडेंट हाउस में। तो उसने कहा यार मुझे अब कोई कंपलसेशन में घर तो दिलवाओ, मैं तो बेघर हो गया बेचारा। तो उसने उसको उन A1 दिया, वो खाली था उस वक्त, A1 वाले को मेरा वाला घर दे दिया। और उसके बाद फिर ये हुआ कि ज़ाहिर है मुझे तो लिजिटिमेटली राइटफुली अलॉट हुआ था, मैं कोर्ट में जाके स्टे ले लिया। तो आरिफ अलवी साहब जो आए, आरिफ अलवी के अपने 5 घर हैं इधर, और कराची में तो वो इंटाइटल ही नहीं है घर के, चूँकि उनके अपने ज़ाती घर हैं, चूँकि अकोमोडेशन रूल्स में लिखा हुआ है कि अगर आपका अपना घर है तो आपको सरकारी घर नहीं मिल सकता। ऐसे ही मैंने डॉक्टर आसिम साहब को ये बात बताई तो वो फ़ोन पे थे हिज हाइनेस के साथ, तो उन्होंने कहा कि मैं तो 2 दफ़ा रहा हूँ प्राइम में प्रेसिडेंट, मगर उनका बड़ापन है कि उन्होंने कहा नहीं ये सरकारी लोगों के घर हैं, उन्हीं को मिलने चाहिए। यहाँ भी बड़ापन ये होता है कि जो करंट प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा कि ये जो है, मतलब उन्होंने मुझे तो नहीं कहा मगर डॉक्टर साहब, लेकिन पूरा सिंध उसका है, किसी एक घर की ज़रूरत है उसको। नहीं, फिर भी ये अगर चाहे तो ऑफिशियली तो ले सकते हैं ना। क्या आरिफ अलवी के पास घर की कमी है कि कोई गरीब आदमी है? वो भी तो मोहम्मद अली सोसाइटी में 5,000 का घर है। तो फिर क्यों रहते हैं यहाँ पर? नहीं, तो वो चाह रहा है मगर सरकारी घर लेना, तो उन्होंने तो नहीं कहा कि मुझे घर अलॉट कर दो ना। पहले लिया, पहले वाले में एंटाइटलमेंट तो तब भी थी। ऑफिशियल बात हो रही है ना अभी तो, कि कौन क्या कर सकता है उसकी बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि कौन लीगली इंटाइटल्ड है और कौन नहीं है।
तो एक आदमी अगर इंटाइटल्ड है और उसने नहीं अपने इंटाइटल्ड को यूज़ किया तो उसकी तारीफ करनी चाहिए ना। ये तो हम मुहावरतन कह देते हैं कि भाई पूरा सिंध उसका है तो पूरा पाकिस्तान उसका है, तो मगर एज ए मैटर ऑफ फैक्ट तो नहीं किसी सरकारी मुलाजिम को, रहते हुए अफसर को तो नहीं कहा ना घर से निकालो इसको। सामान भी रख दिया जाए कि आसिम के घर में, दो उसमें फर्स्ट लेडी ने 2 कमरों पे कब्जा भी कर लिया और केस भी कर दिया कि हमारे कमरों में खत्म। भाई आप रहते हुए अफसर को कैसे निकाल सकते हैं, किस कानून के तहत, भले आप प्रेसिडेंट हो। एक ऑफिसर मेरे घर पे तो नहीं आई थी ना, वो तो A3 में गई थी, तो एक रहते हुए ऑफिसर को जो कि रिटायर भी नहीं है, ऑन सर्विस है, आज भी सर्विस में, 10 साल की और नौकरी है उसकी, और कोई वेरिएशन नहीं है, एंटाइटलमेंट है, 20 ग्रेड का है, घर भी उसका है, रह भी रहा है सही लेजिटिमेटली, और उसको कह रहे नहीं बस टपड़ निकालो घर से बाहर फेंक। शोभ भाई, आप कानून की बातें कर रहे हैं, आप कानून दान हैं, अभी कोर्टों में पेश होते हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कानून की बालादस्ती है। देखें, जो जितनी भी है ना, जितनी भी है कानून की बालादस्ती आज भी है। जो भी रिलीफ किसी कहीं से भी मिलता है ना, किसी भी शख्स को, देर से मिले, जल्दी मिले, उस अदालत में नहीं तो उसके बाद वाली अदालत में मिल जाता है। प्रैक्टिकल सही दुरुस्त बात करें कि भाई कानून की पासदारी नहीं है। भाई सिग्नल तुम तोड़ रहे हो, कानून की तो ये पासदारी नहीं है। ये है कि जाली डोमिसाइल बन रहे हैं, इस कानून की पासदारी नहीं है। जाली दाखिले हो रहे हैं, इस कानून की पासदारी नहीं है। जाली नौकरियां बट रही हैं, इस कानून की पासदारी नहीं है। कब्जे हो रहे हैं, गलत एंट्रियां हो रही हैं रजिस्ट्रियों में, ये इसकी पासदारी नहीं हो रही है। जहां पे मसला हो रहा है उसको एड्रेस करो ना। दवाइयां चोरी हो रही हैं, दवाइयां सप्लाई नहीं हो रही, रोडें नहीं बन रही, नहरें साफ नहीं हो रही, हाईवेज नहीं बन रहे, लैंड इंक्रोच हो रहा है, लैंड यूजेज चेंज हो रहा है, और एग्री लैंड से इंडस्ट्रियल लैंड हो रहा है, इंडस्ट्रियल से एंग्रो लैंड हो रहा है, आपको परमिट्स मिल रहे हैं, आप जो है वो रोडें तोड़ रहे हैं, सिग्नल तोड़ रहे हैं। ये प्रॉब्लम है। सोलर के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, सोलर लग नहीं रहे, ओवर इन्वाइसिंग हो रही है, अंडर इन्वाइसिंग हो रही है, ओवर प्राइसिंग हो रही है, बिलिंग हो रही है, काम नहीं हो रहा। ये मसला है। अदालतों में वो केस जाते हैं जो जहाँ पे बात नहीं बनती। अच्छा शोभ साहब, आखिरी सवाल आपसे, आपने इलेक्शन भी लड़ा यहाँ 2024 में, क्या आइंदा किसी सियासी जमात को ज्वाइन करने का इरादा है? और दूसरा इसी का ये है कि अगर आपको कोई जिम्मेवारी दी जाए केयर टेकर में, तो आप उसको कैसे निभाएंगे? उसको अपनी पूरी एबिलिटी और कैपेसिटी और कैपेबिलिटी से, अगर मैं उसको सूटेबल नहीं होगा उस जिम्मेदारी की तो मैं मना कर दूंगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया और बहुत अच्छी अच्छी बातों से हमारे नाज़रीन को आपने अपडेट किया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपने हमारे मोअज़्ज़ज़ गेस्ट डॉक्टर शोहाब इमाम साहब की बातें सुनी। हमने उनके बचपन से लेकर कस्टम की नौकरी तक, कस्टम की नौकरी से लेकर फिर जो सिंध गवर्नमेंट में आए वहाँ, और उनके MQ वालों से तल्कात, झगड़े, दीगर मामला सब पे डिस्कस किया। कराची के क्या इश्यूज़ हैं, कराची कैसे ठीक हो सकता है, पानी से लेकर कचरे तक, कचरे से लेकर बहुत सारी दीगर चीज़ों पर भी डॉक्टर शोहाब इमाम साहब ने अपने ख़यालात से आगाही दिए। जिन जिन दोस्तों को डॉक्टर शोहाब इमाम से अगर कोई इख्तलाफ है तो मेरा प्लेटफार्म उनके लिए हाजिर है, और जिनको डॉक्टर शोहाब इमाम साहब की बातें अच्छी लगी, बुरी लगी, जो भी लगी, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। दोबारा फिर एक और गेस्ट के साथ हाजिर होऊंगा। अपने मेज़बान मंसूर मुगेरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।